जाएगा किसी ऑब्जेक्ट को तो वो एक सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा। इसका क्रिटिकल वेलोसिटी का वीसी अंडर रूट क्या था, आर जी। आर जहां क्या है उसका रेडियस है और जी क्या है, ग्रेविटी है। रेडियस हमेशा मैक्सिमम ले लीजिएगा, यानी ये वाला रेडियस, यानी कि यहां से ले ले, यहां से ले लीजिएगा, कोई भी वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए आपका रेडियस 5 है और यहाँ पे आपका 9.8 है, 9×5 यह आ जाएगा अंडर रूट 49 यानी 7। अगर आपका मिनिमम स्पीड 7 है, 7 मीटर पर सेकेंड, अब जैसा भी निकालें यूनिट उससे, तो आप इसमें घूमिएगा 7 की स्पीड से तो आप नहीं गिरेंगे। तो ये था आपका क्रिटिकल वेलोसिटी। यहाँ तक आपको समझाया जा चुका था, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में हम आपको बता दिए थे। आगे आपको आज समझाना है, क्रिटिकल वेलोसिटी समझा दिया था ना भाऊ, आज आपको फ्रिक्शन के बारे में बताना था। क्रिटिकल वेलोसिटी बाल्टी वगैरह का एग्जाम्पल भी दिए थे। आगे बढ़े, दरोगा क्लास शो होने लगेगा, हम नहीं थे इसलिए शो नहीं हो रहा था, शो होने लगेगा। सर कह रहे हैं कि सर मास पे डिपेंड नहीं करेगा, नहीं बाबू स्पीड पे डिपेंड करता है। अंतरिक्ष यान दिशा और गति निर्धारित कैसे करते हैं, ये जब हम आपको अंतरिक्ष यान पढ़ाएंगे, ग्रेविटी का चैप्टर है उसमें बताएंगे बाबू, ग्रेविटी का चैप्टर में। सर मुझे एम्स में जांच करना है लेकिन वहां मन ही भाई क्या बोलता है सर यहाँ पे, मोनू कुमार कर रहे हैं सर यूट्यूब पर फिजिक्स में वीडियो में डिटेल समझाएं, लेकिन यहाँ बाबू आप यहाँ पढ़ेंगे मन से तब तो समझ में आएगा आपको। कोई डाउट है तो पूछिए ना, आपको एक एक कमेंट को 40 बार करेंगे, आपको डाउट है तो पूछिए। हर कोई भी टॉपिक जो होता है फिजिक्स का, वो जरूरी नहीं कि हर टॉपिक इजी हो या हर टॉपिक मतलब सिंपल ही हो, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी आते हैं सब। तो कोई भी चीज आपको यूट्यूब, कभी कभी आपको फिजिक्स में कोई अच्छा लग सकता है, कोई टफ रहेगा तो बहुत भयानक लग सकता है। जैसे अभी आप पढ़ेंगे ना नति कोण अननति कोण, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो आपको क्या आसान वाला चीज बहुत अच्छा लगता है, अब बाकी जो टफ रहेगा वो कौन पढ़ेगा। तो यूट्यूब बाबू एक सिलेबस नहीं है, वहाँ इजी और हार्ड दोनों पढ़ाना होता है। यहाँ यूट्यूब एक सिलेबस नहीं ना, जो भी चीज नॉर्मल आदमी बता दिए, यहाँ तो आपको टफ भी बताना है, हार्ड भी बताना है, मतलब इजी भी बताना है, तो इजी में मजा आएगा। यहाँ देखिए वो फ्रिक्शन, फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन। इसमें हमेशा एक क्वेश्चन आएंगे फ्रिक्शन, हिंदी में कहते हैं इसे घर्षण, हिंदी में कहेंगे घर्षण। अब कमेंट बंद रखेंगे आप लोग, जो जो क्वेश्चन इससे आते हैं सारे चीजों के बारे में डिटेल से बताते हैं। फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है, ये क्या एक प्रकार का बल है, ये फोर्स है, बट इसके लिए खराबी है कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो उल्टा होता है। डायरेक्शन कैसा होता है, विपरीत, अपोजिट होता है। तो फ्रिक्शन एक प्रकार विपरीत, फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है जो हमेशा विपरीत डायरेक्शन में ढकेलता है। जैसे अगर कोई चीज का मोशन इस डायरेक्शन में, हम यहाँ लिख देते हैं मोशन का ये डायरेक्शन है, तो आप बता सकते हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन जब भी कोई चीज का उल्टा होता है तो उल्टे डायरेक्शन में फिजिक्स को निगेटिव कहा जाता है। वो ये थोड़ी कहेगा उल्टा है, तो अगर हमारा डायरेक्शन बदल गया तो माइनस का साइन देता है। ये हम आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे जब हम आपको डिस्प्लेसमेंट बता रहे थे, तब अगर डायरेक्शन सीधा है तो पॉजिटिव बोलते हैं, डायरेक्शन उल्टा है तो निगेटिव बोलते हैं। तो आप बताइए कि अगर घर्षण के विरुद्ध अगर कहीं फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन के कारण जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा उल्टा काम करता है। फ्रिक्शन हमेशा कैसा काम करता है, उल्टा काम करता है। आपको भी पता है कि फ्रिक्शन एक ऐसा चीज है जो मोशन यानी गति, मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं, गति को क्या करेगा, घटाएगा कि बढ़ा देगा, घटा देता है। फ्रिक्शन हमेशा किसी भी चीज के मोशंस को घटा देता है, उसकी गति को क्या करेगा, घटा देगा। कभी भी कोई ऐसा फ्रिक्शन नहीं है जो उसकी गति को बढ़ाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा, ये देखिए ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन, हम यही लिख देते हैं। कहेगा क्वेश्चन, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होता है, तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है जो हमेशा कैसा काम करता है, निगेटिव काम करता है। अभी ढकेलेगा तो पॉजिटिव नहीं ढकेलेगा, निगेटिव, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये गति को क्या करेगा, बढ़ाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इनका जूम नहीं हो रहा है ना, इनको हटाते। आगे देखिए, ये हो गया आगे
फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के बारे में कुछ डिटेल से समझिए, तो बच्चों वाला चीज है फ्रिक्शन का, अब डिटेल से समझिए फ्रिक्शन के बारे में। घर्षण जो है, हिंदी में लिख देते हैं घर्षण यानी फ्रिक्शन। ये दो टाइप के, बेसिकली कितने टाइप का? दो। अभी हम आपको इसका 4 टाइप बताएंगे, लेकिन अभी समझिए दो। एक होता है गतिक स्थितिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, स्थितिक घर्षण। कैसा घर्षण? स्थितिक घर्षण। ऐसा घर्षण जो किसी भी स्थिर चीज, स्टैटिक यानी रुके हुए चीज में अगर वो घर्षण है तो उसे कहते हैं स्थितिक घर्षण। किसी भी रुके हुए चीज में ये घर्षण होता है, ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब अकेले कोई भी चीज है ना तो आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। दूसरा जब तक न लिखे, गतिक घर्षण यानी मोशन फ्रिक्शन। गतिक घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिक घर्षण, इसे क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये गति कर रहा है। तो दो चीजों में फ्रिक्शन लगता है। जब भी कोई चीज रुकी हुई है या कोई चीज चल रही है तो दोनों में फ्रिक्शन है। रुके हुए चीज में जो फ्रिक्शन रखता है उसे हम लोग कहते हैं स्थितिक घर्षण, और जो चीज गतिमान है उसे में लगता है तो उसे कहते हैं हम लोग गतिक घर्षण। जैसे आपको बताते हैं, ये पेंसिल यहाँ रखे हुए हैं, इसको हम ढकेलेंगे तो देखिए इसमें एक फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन ये रुका हुआ है। और जब चलने लगा ना तो भी इसमें एक फ्रिक्शन है। अब आप बताइए किसी भी चीज में ज्यादा मेहनत कहाँ लगता है? जब वो एकदम रुका हुआ है उस वक्त खींचने में, कि हल्का सा मोशन में आ गया उस वक्त खींचने में? तो आप कहेंगे कि सर कोई भी चीज जब रुकी हुई रहती है ना तो ज्यादा फोर्स से ढकेलना पड़ता है। एक बार चल दिया तब कोई दिक्कत नहीं। इसलिए जब कोई गाड़ी बंद हो जाती है ना तो आप देखते होंगे उसे 5-6 आदमी मिलकर ढकेलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या लग रहा है भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जो बहुत ही पावरफुल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब उसको हल्का सा ढकेल देते हैं, थोड़ा सा डगर जाता है ना, जब डगर जाता है तो उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन की अब कम लगने लगता है। अब 5 आदमी की जगह 2 आदमी भी रहेंगे ना, डगरना स्टार्ट कर दिया तो आराम से ले जा सकते हैं। इसका मतलब ज्यादा मेहनत कहां पर है? स्टैटिक फ्रिक्शन में है, और कम मेहनत कहां पर है? गतिक फ्रिक्शन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन में है। तो दोनों टाइप का अलग अलग फ्रिक्शन समझ में आ गया आप लोग को। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो जो गतिक फ्रिक्शन यानी काइनेटिक फ्रिक्शन है ये 2 तरह से होगा। कितने टाइप का? 2 टाइप का होता है। एक होता है स्लिपरी, एक होता है आपका रोलिंग। सर्पी, स्लिपरी को क्या कहते हैं? सर्पी, सर्पी यानी स्लिपरी। और एक होता है डोलनी। एक सर्पी घर्षण को डोलनी घर्षण यानी रोलिंग को डोलनी। मतलब समझिए कि कभी भी आप देखिए कोई भी चीज, कभी कभी कोई चीज सरकता है और कोई चीज डगरता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, दोनों में अंतर। एक बैग है, इस तरह का झोला है, ठीक है, इस तरह ऐसे झोला ले लीजिए, बैग है, इसको बांध दिए और इसको ऐसे खींच रहे हैं, बोरा को ऐसे खींच रहे हैं इसको। तो ये केवल इस जमीन पे ना घर्षण, ये सरकेगा, क्या करेगा? स्लिप करेगा, सरकेगा। मोशन ये भी करेगा लेकिन ये क्या करेगा? सरकेगा। लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगता है, तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया। ये जो सरफेस था ना, इस सरफेस में पहले यहाँ पे इस बैग में एक चक्का लगा दिया। बैग में क्या लगा दिया? चक्का लगाया। उसके बाद इसको खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सरकेगा नहीं, अब ये डोलन करेगा यानी रोलिंग करेगा। क्या करेगा? रोलिंग करेगा। देखिए यहाँ पे सरक रहा था तो भी गति कर रहा था, यहाँ डोल रहा है तो भी गति कर रहा है। सबसे स्मूथ गति कहाँ होगा? तो आप कहेंगे सर रोलिंग फ्रिक्शन में यानी डोलनी घर्षण में सबसे इजी मोशन होता है। इसलिए जो ट्रॉली होते हैं, वीआईपी बैग होते हैं या रेलवे स्टेशन वगैरह देखें, बड़का बड़का बैग में चक्का लगा रहता है, वो आदमी आराम से फोन पे बतिया रहा है, डगरा के लेके चला जा रहा है। उसको पता है कि डोलाना किसी चीज को आसान होता है और सरकाना बड़ी मुश्किल होता है। तो जो साइकिल में ताला मारा जाता है, ध्यान से समझिए, साइकिल में जो आप ताला मारते हैं वो ताला आपकी साइकिल की गति को सुरक्षित, आपकी साइकिल को सुरक्षित नहीं करता है। वो क्या करता है? जब आप साइकिल में ताला मार देते हैं तो आपकी साइकिल रोलिंग नहीं कर सकता है, डोल नहीं सकता है, लेकिन आपका साइकिल सरपी कर सकता है, सरक सकता है यानी स्लिपरी मोशन कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो चोर है वो साइकिल को ले जाएगा ना तो सरका सरका के ले जाएगा, तो उसको मेहनत ज्यादा लगेगा, स्पीड कम हो जाएगी, बहुत कम दूरी तक जा पाएगा। तो चोरों फिजिक्स पढ़ ले, वो भी जानता है कि हमको डोलना यानी रोलिंग करना बहुत आसान है। रोलिंग क्या है? आसान है। और आप रोलिंग न करे साइकिल, इसलिए पिछला चक्का में आप मार दिए ताला,
तो चोरवा को पता है कि अगला चक्का में तो ताला मारे नहीं है, या आप ही से गलती से चाबी गायब हो गया तो क्या करिएगा, पीछे का साइकिल का पोर्शन पकड़िएगा, पीछे का टांग दीजिएगा। तो जो पीछे आप ताला मार के उसे सरकने के लिए मजबूर किए थे वो तो उठा लिए और आगे वाले पैसे डगरा के लेके चला जाता है। तो सबसे इजी कौन सा होता है, सबसे इजी सबसे आसान डोलनी होता है। इससे टफ कौन सा होता है, सर्पी होता है। और सबसे खतरनाक क्या होता है, आपका स्थितिक घर्षण होता है। तो फ्रिक्शन कितने टाइप का देखे, 3 टाइप का। सबसे कम घर्षण कहाँ लगेगा, सबसे कम घर्षण लगता है डोलनी यानी रोलिंग में, इसीलिए सबसे कम मेहनत लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा मेहनत ज्यादा, फ्रिक्शन कम मेहनत कम। सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई जैसे कोई बोरा है उसमें अनाज रख दिए हैं, वहां रख दिए हैं, उसको ऐसे पैर से मारिएगा ना तो हिलवे नहीं करेगा, इसे पचक के रह जाएगा। थोड़ा भी खींचिएगा तो जल्दी खिंचाएगा नहीं, मेहनत लगा के खींचिएगा ना, जैसे खींचिएगा तब वो क्या होगा, सर्पी घर्षण हो जाएगा, सर्पी घर्षण। तो बहुत मेहनत लगता है। सबसे ज्यादा मेहनत किस में है, स्थितिक घर्षण में। बोरा को उठाइए, पीठ पे रखिए और तब चलेंगे तो बहुत मेहनत है। उससे अच्छा बोरा को पकड़िए, सरका दीजिए, तो सरकाएंगे तो और मेहनत, थोड़ा सा उसके तुलना में तो कम मेहनत है सरका के लाने में, उसको दिक्कत नहीं है। ठेला गाड़ी रखिए, अब बोरा को किस पे उठा कर रख दिए, ठेला गाड़ी पर, ठेला गाड़ी के नीचे चक्का लगा, आपका डोलनी घर्षण हो जाएगा। तो फ्रिक्शन को कम करना बहुत जरूरी है। अगर फ्रिक्शन कम नहीं होगा तो मेहनत बहुत लगेगा। सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा होता है, डोलनी फ्रिक्शन होता है, यानी डोलनी घर्षण, यानी आपको इंग्लिश में कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। समझ आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। लोटनी, हाँ बहु डोलनी भी हो सकता है, सॉरी लोटनी होता है, डोलनी लिख दिए रोलिंग को, मतलब भावनाओं को आप समझिए। लोटनी होता है, लोटनी और रोल करता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोलिंग। आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा भावनाओं को समझिए। ये क्या होता है, स्लिपरी होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। यहां तक में समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ जाए। एक होता है आपका सीमांत घर्षण यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। टोटल 4 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, सबको समझ जाएंगे। सीमांत घर्षण समझा दिए, फ्रिक्शन। पहला होता है आपका स्थितिक घर्षण। दूसरा हो गया आपका, दूसरा बताइए तो गतिक घर्षण। गतिक घर्षण कितने टाइप का, 2 टाइप का। या तो सरकेगा तो इसे कहेंगे सर्पी, या तो लुढ़केगा उस पे रोल करेगा वहां पर, डोलनी नहीं, उसे क्या कहेंगे, लोटनी घर्षण कहेंगे। तो आपको भले यहाँ 3 दिख रहा होगा लेकिन एक्चुअल में 2 ही है। तीसरा क्या होता है, जो इसके बीच में आता है, इसके बीच में यहां आएगा वो चीज, दोनों के बीच में, वो एकदम 1 सेकंड के लिए होता है, 1 सेकंड से भी कम के लिए होता है वो घर्षण, बहुत कम टाइम के लिए लगता है। जैसे आप एग्जांपल समझिए, कोई व्यक्ति मर रहा है, अचानक थोड़े मरेगा। जैसे मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया, तो मरने से ना 2-3 दिन पहले पता चल जाता है कि अभी बचने वाला नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी है। तो जिंदगी और मौत के बीच का जो हल्का सा समय होता है ना, कि नहीं अभी ये मरा है और अभी ये मरा नहीं है, मरने वाला है, तो वो टाइम जो होता है उसी को कहते हैं सीमांत। अब यहाँ घर्षण में देखिए उसे क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे याद रखेंगे अच्छा से। इसे कहते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होता है? सीमांत घर्षण जब कोई वस्तु रुकी हुई है, जैसे मान लीजिए कोई किसी चीज को हम खींच रहे हैं, कोई चीज रुकी हुई है, ये मार्कर रुका हुआ है, तो इसको हम खींचेंगे तो फ्रिक्शन कहेगा कि नहीं खींचो, हम खींचेंगे इधर। लेकिन एक ऐसा पल आएगा कि जब ये स्थितिक घर्षण उसको रोक के रखेगा कि नहीं खींचने देंगे, और आप उसे कहेंगे हम खींच के रहेंगे। तो वह क्षण जब यह स्थितिक घर्षण अपने मैक्सिमम मान से खींच रही है कि नहीं जाने देंगे, और आप मैक्सिमम मान से कर रहे हैं हम खींचबे करेंगे, तो ये बॉर्डर लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। यानी हम ये कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण जो होता है वो स्थितिक घर्षण का मैक्सिमम वैल्यू होता है, जहां वो पूरा जोर जान लगा देता है कि नहीं हम इसे गति करने ही नहीं देंगे। और जैसे ही आप इस सीमांत घर्षण से थोड़ा भी ज्यादा अगर खींच देते हैं तो वस्तु वह अपने गति में आ जाती है। समझ में आया?
किसी भी वस्तु को रोकने के लिए लगाया गया घर्षण स्थितिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। ये किसी भी वस्तु को पकड़ कर रखता है, जाने नहीं देता है फ्रिक्शन की वजह से। आप इसको लगाएंगे तो और ये खींचते जाएगा। स्थितिक घर्षण का अधिकतम मान क्या कहलाता है? लिमिटेड यानी सीमांत घर्षण। आप अगर इससे थोड़ा भी ज्यादा लगा दिए तो वो वस्तु गति करने लगेगी। नॉर्मल एग्जांपल में समझ, एक ट्रक रखा हुआ है, एक ट्रक पर हम जाके ढकेलेंगे, चल चल, ट्रकवा कह करे कान सर इतना हमको कमजोर समझे, हमारे अंदर क्या है? स्थितिक घर्षण। तो हम एक ठोक और को बुलाएंगे, कहेंगे तुम भी ढकेल, वो भी आके ढकेलेगा, वो नहीं ढकलाएगा क्योंकि उसके अंदर क्या है? सीमांत घर्षण। 10-15 आदमी आ जाएंगे ना तो ट्रकवा कहेगा रे बाप रे, तो 10 आदमी को लेके चलाया, तो ढकेलेंगे तो ट्रक कहेगा नहीं ढकलाएंगे। लेकिन एक मैक्सिमम पल आएगा जब ट्रक लगेगा नहीं, अब ढकला जाएगा, तनी तनी हिलेगा यहाँ पे। तब जब हिलना डुलना चालू कर दिया तो वो हो जाता है सीमांत घर्षण। यानी स्थिति के घर्षण का मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाता है? सीमांत घर्षण कहलाता है। अब उसमें जरा सा भी ठेल दिए तो ट्रक गति करने लगेगा। तो क्या करने लगे? गति करने लगे। इसका दूसरा एग्जांपल, जब आप पंजा लड़ाते होंगे ऐसे करके, ये गिरेगा यहाँ पे, तो देखते होंगे ये इधर से कर रहा कि नहीं गिरने देंगे, ये इधर से कर रहा नहीं गिरने देंगे। लेकिन एक पल आता होगा कि जब आपको एहसास हो जाता है कि ना अब आगे वाला पटका जाएगा, इतना अगर झुक गया ना तब समझ में आता अब बाबू पटका गए हो। बीच में थे तो तुम क्या थे? स्थिति पे थे। अब एकदम किनारे, अब थोड़ा सा लगा देंगे तो गिर जाओगे। तो स्थिति के घर्षण का तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में तो लड़के कंफ्यूज हो गए थे। कहा गया था किसी वस्तु को गति में लाने के लिए, गति मतलब मोशन में लाने के लिए, यहाँ देखिए, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए कौन से फ्रिक्शन की जरूरत है? तो भैया गति में लाने के लिए यहाँ बीच में कौन सा होता है? सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण देखिए ना, स्थिति घर्षण उसे रोक रहा है, रोकते रोकते जहां वो एकदम मैक्सिमम कहता है कि ना भैया अब मत बल लगा देना, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग ला दिए तो फिर वो क्या करने लगेगा? गति करने लगेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं। फ्रिक्शन कितने टाइप का देखें? रियल में तो 3 टाइप का, लेकिन अगर पार्ट बाई पार्ट देखें 4 टाइप का। कौन कौन? आपका स्थितिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गति का घर्षण। समझ में आया? इसमें पूछता है मजबूत कौन होता है, सबसे मजबूत, सबसे कमजोर क्या क्या होता है। तो घर्षण में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? तो देखिए सबसे मजबूत होता है भैया स्थितिक घर्षण। स्थितिक घर्षण ये बहुत मजबूत होता है। इससे थोड़ा ही कमजोर होता है इसका तो मैक्सिमम वैल्यू होता है सीमांत घर्षण। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? सीमांत घर्षण। स्थितिक घर्षण क्या है? ये तो एक वैल्यू है ना। स्थितिक घर्षण से कमजोर होता है आपका कौन सा? सर्पी। और सर्पी से भी कमजोर होता है लोटनी। लोटनी लुटनी। आप बताइए अगर आप कोई ऐसा मशीन बनाना चाहते हैं तो वो मशीन जो है, अच्छा एक बात बता भाई, एक चीज है जो क्वेश्चन देखते कितने लोग बता लेते हैं, ट्रेन जो होती है, ट्रेन में कौन सा घर्षण होता है? लोटनी होता है या सर्पी होता है? ट्रेन में बताएंगे लोटनी यानी रोलिंग फ्रिक्शन या आपका स्लिपरी फ्रिक्शन। ट्रेन में बताइए, ट्रेन में बताएंगे लोटनी। वेरी गुड, रोलिंग यानी लोटनी होती है ट्रेन में, रोलिंग यानी लोटनी होती है। आगे बढ़िए। पानी वाली जो जहाज होती है यानी नाव होती है, नाव जो पानी पे चलती है, नाव, पानी वाली जहाज, बोट या शिप, उसमें कौन सा होता है? पानी वाली जहाज या नाव या बोट में क्या होता है? आंसर दीजिए, बोट में क्या होगा? बोट में बोट में कौन सा होता है भैया? बोट में स्लिपरिंग। वेरी गुड, बोट में स्लिपरिंग होता है। वेरी गुड, बोट में स्लिपरिंग होता है। ये बताओ, आपको भी पता है कि स्लिपरिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्लिपरिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इसीलिए जितनी भी शिप होती हैं, जितने शिप इनका स्पीड कम होता है, और ट्रेन जो होती है इनका स्पीड ज्यादा होता है। ट्रेन जो होते हैं इनका स्पीड ज्यादा होता है क्योंकि ट्रेन लुढ़क के चल रहा है, असली पैसे घसटा के चल रहा है। क्या रहा है? घसटा के चल रहा है। इतना तो दिमाग लगाए ना आप लोग। इसका मतलब
कि अगर हमें किसी चीज की स्पीड को कम करना है तो उसे लोटनी से कहाँ लाइए, सर्पी पे लाइए, उसे लोटनी से सर्किल पे सही। इसीलिए आपकी जो साइकिल होता है इसमें लॉक लगा दिया जाता है। साइकिल में जब लॉक लगा देते हैं तो साइकिल लॉक हो जाने के बाद उसकी जो लोटनी यानी लौटाने की क्षमता है, इस तरह से वो लौटाने की क्षमता खत्म हो जाती है। अब वो लौटाता है कहाँ, अब वो सरकता है। और बढ़िया से करना है तो अगवा पिछवा दोनों और ताला मार दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? ताला मार देंगे, लोटनी से ये सर्पी पे चला जाता है ना। एरोप्लेन में कौन सा, वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। एरोप्लेन में ये समझ में आ गया। अब इसमें भी फ्रिक्शन देखिए किस में ज्यादा होता है। सॉलिड का फ्रिक्शन ज्यादा होता है, उससे कम होता है लिक्विड का, और उससे कम होता है गैस का। उससे कम किसका, सॉलिड लिक्विड गैस। इंग्लिश में लिख दे, सॉलिड लिक्विड और गैस। अब बता बबुआ, एरोप्लेन किस में उड़ती है, हवा में उड़ती है, इसलिए धनाधन भागती है। समझ आ गया कि नहीं? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी में किसी चीज को आप पानी के ऊपर कोई भी चीज तो लौटा सकती नहीं, क्योंकि पानी जो होता है ना नीचे से प्रतिक्रिया बल लगाता ही नहीं। इसलिए पानी में सोचिएगा लोटा चले तो कैसे लौटाइएगा, नहीं लौटा पाते हैं। यहाँ पे पानी में सरकबे करिएगा और सॉलिड पे भी सरकना पड़ेगा आपको। तो देखिए एक बात बताएंगे, एक बात आपको बताए, कोई नाव ले लीजिए, नाव यानी बोट, उसको जल में यानी पानी में खींचिए, उसी नाव को बालू पे खींचिए, आपको समझ में आ जाएगा किस पे ज्यादा मेहनत लग रहा है। नाव जो है पानी में आराम से खींचा जाती है, क्योंकि पानी का फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि पानी क्या लिक्विड है। उसी नाव को अगर बालू पे खींचेगा तो फिर नहीं खींचा पाता है। समझ में आया कि नहीं आ रहा? फिर कोई दिक्कत? तो सॉलिड लिक्विड गैस में भी डिपेंड करता है ये घर्षण की वैल्यू। आगे बढ़े, मानव में कौन सा घर्षण होता है, बकलोला कौन सी में रगड़ाएगा ये तो दिबना। एंगुलर मोमेंटम के बारे में आगे बताना है जब आपको एसएचएम पढ़ेंगे तब, अभी इसमें नहीं। हाइपरलूप के बारे में बता दिए, अभी पूछ रहे हैं सर हाइपरलूप क्या होता है। ये स्थिति घर्षण, सॉलिड लिक्विड गैस लिख देते हैं, सॉलिड, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। अब आगे देखिए फ्रिक्शन को कम कैसे करें। आप सबको पता है कि फ्रिक्शन को हमें कम करना है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन यानी घर्षण है, इस पर अभी न्यूमेरिकल बताएंगे। फ्रिक्शन को कम करना, फ्रिक्शन को कम करना अच्छी बात है कि नहीं है? सबको पता अच्छी बात है भाई। फ्रिक्शन में ज्यादा रहेगा तो दिक्कत करेगा। सबसे पहला काम कीजिए कि जितना भी सरकने वाली चीज है, सर्पी घर्षण, क्या है सर्पी घर्षण, इसे लौटाइए, लोटनी करिए। लोटनी यानी साइकिल में अगर ताला मारे हैं तो ताला खोल दीजिए, क्योंकि ताला मारेंगे तो सरकेगा, इसे लोटनी हो जाएगा। ये काम कौन करता है? बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग क्या करता है, किसी भी चीज को क्या करता है, वो सरकने नहीं देता है, गोल गोल घुमाने लगता है। पंखा में क्या लगा होता है? बेयरिंग लगा होता है, बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग क्या करेगा भाई, क्वेश्चन में आएगा बॉल बेयरिंग क्या करता है, तो सर्पी घर्षण को लोटनी में बदलता है। बॉल बेयरिंग भूल जाओ। देखिए ये आप लोग बेयरिंग तो देखे होंगे, बॉल बेयरिंग ये अक्सर लगाया गया रहता है, हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा बॉल बेयरिंग। ये सबका काम क्या होता है बॉल बेयरिंग का? ये किसी भी चीज को ना घुमाने का काम करता है, क्योंकि पता है कि भाई कोई भी चीज अगर घूमेगी बॉल बेयरिंग में तो उसमें घर्षण की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, नहीं तो फिर वो ज्यादा दिक्कत करेगा। देखिए ये बेयरिंग देखे आप लोग,
ये वायरिंग क्या करता है, किसी भी चीज को फिसलने नहीं देता है। ये क्या करेगा कि अगर आप इसे, ये कभी भी आपके साइकिल वगैरह में सर्पी घर्षण करने ही नहीं देता है। ये आपको क्या करता है, लोटनी घर्षण करने देता है, लोटनी घर्षण। ये दो लेयर होते हैं, ये बाहर वाला अच्छा से घूमता है, इसके बीच में छर्रा लगा होता है, बेयरिंग लगे होते हैं। कभी कभी ये घिस जाता है ना तो अच्छे से आपका साइकिल का चक्का नहीं घूम पाता है। ये पंखे में भी लगा होता है, मोटर में भी लगा होता है। दुनिया का कोई भी चीज जहां घूमने की कोई चीज होगी वहां ये बेयरिंग जरूर लगा रहेगा, क्योंकि ये बेयरिंग किसी चीज को सरकने नहीं देता है बल्कि लोटने देता है। तो जब कभी हमें फ्रिक्शन कम करना है तो एक चीज का ये ध्यान जरूर रखना है कि हम क्या करें, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल दे। कहेगा कि बॉल बेयरिंग का काम क्या होता है, तो ये किसी चीज को सरकने नहीं देता है बल्कि लौटाने देता है। और किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, पाउडर का। किसका, पाउडर का। पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं घर्षण को कम करने के लिए। कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते समय आप देखते होंगे उसमें क्या मार देता है आदमी, पाउडर छिड़क देता है। तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। पाउडर का ही काम करता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। लेकिन समस्या समझिए, ग्रेफाइट भी एक तरह का पाउडर है। पेंसिल का जो नोक होता है ग्रेफाइट, उसको पीस के आप क्या कर दिए, पाउडर बनाइए। कभी पेंसिल को ना आप क्या करिएगा, दीवार पे ऐसे रगड़िएगा, उसके बाद उसको छुइएगा, इतना चिकना हो जाता है। अगर आप पेंसिल का जो ग्रेफाइट इतना चिकना होता है, आप अंदाजा लगाइए, अगर आप कहीं पेंसिल का बुरादा इसे रगड़ दीजिए और अंगूठा में उसको भर लीजिए, तो आपके अंगूठे में जितने गैप है ना उसमें इतना अच्छा से भर देगा कि आप अंगूठा लगाएंगे तो निशान नहीं लगेगा, एकदम बराबर लग जाएगा। इतना जबरदस्त होता है। लेकिन ग्रेफाइट की खराबी क्या है, ये जहां डालेंगे वहां काला हो जाएगा। तो इसलिए कैरम बोर्ड पे छिड़क देंगे ना इसे ग्रेफाइट, तो खूब अच्छा से तो फिसलेगा, लेकिन पूरा कैरम बोर्ड में काला हो जाएगा, कैरम बोर्ड का करम फूट जाएगा। इसलिए कैरम बोर्ड में ग्रेफाइट अच्छा होने के बावजूद उसमें हम पाउडर का प्रयोग करते हैं कि आगे उसकी लाइनिंग ना मिटे। लेकिन अगर कोई चीज पहले से काला है तो उसमें ग्रेफाइट फेंकिए। जैसे कोई मशीन है, मशीनें घूम रही हैं वहां पे, तो उसमें ना पाउडर छिड़क दिया जाता है, ग्रेफाइट का पाउडर छिड़क दिया जाता है। तो वो क्या करता है, और स्मूथ कर देता है। तो ग्रेफाइट का पाउडर क्या करता है, स्नेहक का काम करता है। स्नेहक, स्नेहक मतलब क्या होता है, लुब्रिकेंट। हिंदी में लिख देते हैं यहाँ स्नेहक। ग्रेफाइट किसका काम करता है, स्नेहक का। स्नेहक मतलब समझते हैं ना, किसी की चीज को चिकना कर देना, लुब्रिकेंट का काम कर देना है। जैसे लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है, लिविर, लिविर पदार्थ। लुब्रिकेंट में आ जाता है तेल, ग्रीस। ग्रीस समझते हैं, घी की तरह होता है। बॉल बेयरिंग यानी दरवाजा के उसमें लगा दिया जाता है। साइकिल उकिल की दुकान पर जाएंगे खूब ग्रीस लगा देता है, तो ग्रीस लगा दीजिए। या मशीन वगैरह में तेल डाल दीजिए, दरवाजा नहीं खुलता। आप देखेंगे ना साइकिल में एक तो तेल, कुप्पी से तेल भरा जाता है, जहां जहां पे वहां पे तेल भर दीजिए। तो तेल, ग्रीस, ये किसका काम करता है, लुब्रिकेंट का। हिंदी में क्या बोलेंगे आप उसे, स्नेहक कहेंगे। तो आप अगर देखेंगे स्नेहक में कौन कौन आता है, तो भाई पाउडर भी आता है, लेकिन इसका एक लिमिटेड यूज है, फ्रिक्शन कम होने लगता है पाउडर के जगह पे। आगे बढ़े तो ये हो गया पाउडर का काम करता है। ग्रेफाइट भी स्नेहक का काम करता है। कहेगा मशीनों में कौन सा स्नेहक के रूप में क्या डाला जाता है, तो मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट डाल दिया जाता है, जिसे हम लुब्रिकेंट कहते हैं। स्नेहक को हिंदी में लुब्रिकेंट कहते हैं। तेल या ग्रीस का भी प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे चोर, पहले तो चोर होते थे, अब तो डकैत हो गया है, बंदूक दिखा के ले लेता है। तो चोर जब चोरी करने जाता था ना, तो हाफ पैंट पहन के जाता था, अब पूरे शरीर में तेल लगाया रहता था। अगर कोई चोर को पकड़ लिया ना इसे, तो इतना ना उस पर तेल रहता था कि उस सरका के भाग जाता था, क्योंकि उसको पता है फ्रिक्शन के बारे में कि हम अगर लुब्रिकेंट यानी स्नेहक, लुब्रिकेंट को क्या कहते हैं, स्नेहक। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को, दूसरा लिख देता है, समझता ही नहीं है सब। लुब्रिकेंट हिंदी में बोले तो स्नेहक। स्नेहक, स्नेहक का एग्जांपल में देखेंगे तो क्या होगा, तेल, ग्रीस, और क्या हो जाएगा आपका, तेल, ग्रीस, पाउडर, ग्रेफाइट। इन्हें कि खड़े खड़े पेंसिल का नोक डाल देंगे तब थोड़ी होगा, ग्रेफाइट उसका पाउडर बनाना पड़ता है। तो इससे भी आपका क्या हो सकता है, फ्रिक्शन कम हो सकते हैं। और भी कोई उपाय बताइए फ्रिक्शन कम करने का, उपाय बताइए फटाफट। और भी कुछ उपाय है फ्रिक्शन कम करने का, और भी कोई उपाय बताइए। और कोई उपाय, लुब्रिकेंट और ग्रीस
ग्रीस एक ही होता है भाई, लुब्रिकेंट को में ये सब चीज आ जाते हैं। कीचड़ वगैरह भी ठीक है, मोबिल वगैरह, हाँ वेरी गुड। हाँ देखिए जितने भी लिक्विड शेप में आएंगे सब इसमें आ जाते हैं सर, लुब्रिकेंट में सब आ जाएंगे सर। देखिए इसमें तेल आ जाएगा, मोबिल आ जाएगा, मोबिल आ जाता है, सब आते हैं सब, मोमबत्ती वगैरह जितना भी लिक्विड, थूक देखते हो ना क्रिकेट में जो बॉल फेंकता है जानता है कि अगर हम बॉल पटकेंगे तो जहां पटकेंगे वहां घर्षण लगेगा, घर्षण स्पीड को घटा देता है। तब वो कैसे कहेगा गेंदवा तेज जाए, तो उसको क्या करेगा, थूक लेगा, इसे फट से थूक के खेखार उखार थूक देगा और उसको पूरा लभेड़ देगा उसको। और लभेड़ने के बाद जब बॉल पटकेगा ना तो बॉल जैसे गिरेगा सड़ाक से चला जाएगा और बोल्ड हो जाएगा, क्रिकेटर आउट हो जाता है। तो देखते हो पचर थूकते रहता है सब वहां पे, अकेले थूकता है, ये थोड़े कहेगा कि सबको कहेगा आओ आओ थूको बॉल है, थूक पचर थूक के इसे फेंक देगा। अरे भाई वो लिमिट है, थूक के उगड़ने नहीं करेगा, समझ में गया। और क्या हो सकता है घर्षण का, बर्फ, आइस पर आप चल ही नहीं पाते हैं, आइस पर आप क्या नहीं चल नहीं पाते, क्योंकि आपको पता है कि आपको फ्रिक्शन रहना जरूरी है, आइस पे नहीं चल पाते। कीचड़ पर नहीं चल पाते हैं। केला, बचपन में आपने पढ़ा होगा चौबे जी ने केला खाया, केला खा के मुंह बिचकाया, छिलके को सड़क पर गिरा, ऐसे करके धड़ाम से गिरे। ऐसे केला का जो छिलका होता है उस पर पैर रखिएगा ना तो फ्रिक्शन कम होता है, मारेगा पलट देगा आपको। कीचड़ जो होते हैं ना बरसात के दिनों में, उसमें भी फ्रिक्शन कम होता है। बर्फ पर चलना क्या होता है, मुश्किल होता है, बालू पर भी मुश्किल होता है, अभी आगे बताएंगे बालू पर क्यों मुश्किल होता है, दोनों एक ही चैप्टर में पढ़ना है। आइस वगैरह पे चलना मुश्किल होता है, इसलिए आप देखे होंगे जो आइस वाले शूज होते हैं उस जूता को, तो उसको उसके नीचे कटीले तार होते हैं, कटीले वो होते हैं सर, जिसे आइस शूज कहेंगे। आइस शूज क्या होता है, उसमें ना कटीले तार वो निकले रहते हैं सर, आइस शूज वाले में देखिए उसमें कांटा टाइप का रहता है सर, आइस वाले शूज में यहाँ पे कहाँ निकले, ये देखिए ये आइस शूज पे चलने के लिए। इसमें अगर देखेंगे तो आपको फ्रिक्शन कम रहता है आइस वाले शूज में, इसलिए इसको लगा दिया जाता है ताकि आपको कटीले चीजों पे चलने में प्रॉब्लम ना हो। आइस शूज आर्मी वगैरह को भी दिया जाता है ये वाला शूज। अब देखिए इसमें नीचे आपको कटीला तार दिख रहा है, ये कांटे टाइप का दिख रहा है, ये किस लिए है, क्योंकि उसको फिजिक्स पता है कि जो बर्फ होता है ना उस पे चलना मुश्किल है, क्योंकि बर्फ बड़ी तेज फिसलता है, इसलिए नीचे इसमें क्या लगा देता है, कांटे नुमा लगा देता है वहां पे, ताकि आपको बर्फ पर चलने में कोई कठिनाई ना हो। इसके वजह से यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। और भी कुछ मायने रखता है, लुब्रिकेंट के अलावे एक और चीज मायने रखता है जिसे कहते हैं पॉलिश, और एक चीज और मायने करता है शेप। किसी भी चीज पर अगर आप पॉलिश कर दीजिएगा ना तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो ये तो आपको नॉर्मल समझते होंगे, किसी भी चीज पे पॉलिश कर देंगे। अब इसको क्या करता है फ्रिक्शन कम करने के लिए, चौकी देखें, चौकी बढ़ई इसको काम करता है, बढ़ई देखेंगे तो एक तो रंदा मारता है, इसे लकड़ी को ऐसे छीलते रहता है, छील कर उसे क्या कर देता है, पॉलिश मार देता है, ताकि उस चौकी पर फ्रिक्शन कम आए या लकड़ी वगैरह की चीजों पर फ्रिक्शन कम आए, तो बढ़ई क्या करता है, पॉलिश कर देता है। शेप भी मायने रखता है, किसी भी चीज का शेप कैसा है, किस डिजाइन का है, उस पर भी वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन। जैसे हम आपको दिखाते हैं एक चीज, एक छड़ है, सपोज कीजिए कोई छड़ है, आप घर बनवाने जा रहे हैं, रॉड आप एग्जांपल में ही देख लीजिए, इसे बनाएंगे तो फिर अच्छा नहीं बनेगा, डायरेक्ट दिखा देते। टाटा का एक रॉड आता है, टाटा आयरन रॉड, आप में से घर बनवाने के समय सब लोग खरीद देंगे रॉड। आप इस रॉड को अगर देखेंगे ध्यान से तो इस पे कुछ आपको ना शेप दिखाई देगा। ये शेप क्यों बनाए जाते हैं इस पर, ताकि ये मसाला वगैरह को अच्छा से पकड़ सके। टाटा रॉड वगैरह को देखेंगे, जैसे ये रॉड है ना, इस पे आपको दिखेगा, ये जानबूझ के बता देता है इस तरह का शेप, ताकि इसमें फ्रिक्शन आ जाए, और जैसे फ्रिक्शन आएगा ये किसी भी चीज को अच्छे से पकड़ लेगा। देखिए छड़ खरीदने जाएंगे तो आपको कभी भी छड़ मिलेगा तो इसी शेप में मिलते हैं सर, इसमें फ्रिक्शन देखिए ज्यादा हो जाएगा, और ये आपके सीमेंट मसाला वगैरह को अच्छे से पकड़ लेता है ये छड़ वगैरह। तो आप क्या देख सकते हैं कि कभी भी किसी चीज का शेप जो होता है, शेप
उसका आकार वो भी डिपेंड कर देता है कि किस तरह से फ्रिक्शन होगा या कैसे नहीं होगा। तो ये कई चीजें मायने रखते हैं। शेप मायने रखेगा कि नहीं रखेगा? शेप, आकार, जिसे क्या कहा जाता है आकार, ये भी मायने रखता है। आप एग्जांपल में देखिए तो यहाँ देखिए एक रॉड है जिसे पकड़ के आपको लटकना है। यहाँ एक रॉड बना दिए, ये ब्लैक कलर का एक रॉड है, इसे पकड़ कर आपको लटक जाना है, इसको पकड़ के लटकना है। और एक दूसरा रॉड है रेड कलर का, इसे भी पकड़ कर लटकना है। लेकिन इस रॉड में हम एक अलग से शेप दे देते हैं, इस तरह से कुछ कुछ शेप दे देते हैं, इसमें कुछ इस तरह से शेप दे देंगे, इस टाइप का रिंग टाइप का बना दिए, ये सिंपल बना दिए। अब हम इस पे एक तो आदमी छोटिया को चढ़ा देते हैं, छोटिया इस पे चढ़ी हुई है, ऐसे पकड़ ले रहे छोटिया यहाँ पर, और इस पे चढ़ा हुआ है छोटुआ। छोटुआ देखा कि छोटिया इस पे क्या करने चढ़ी है, तो ये चढ़ गया। आप बताइए ये गर्ल पर फ्रिक्शन ज्यादा है कि इस बॉय पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा? किस पर फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा रहेगी, गर्ल या बॉय? आंसर देंगे। बताइए फटाफट भैया, फ्रिक्शन ज्यादा किस पे लगेगा? गर्ल वाले पर। क्यों? क्योंकि इसका शेप जो है ना, शेप ये अलग कर दिया है, इसका शेप में खुरदुरा है, इसमें देख रहे हैं कुछ कुछ खुरदुरा है, फंस जाएगी। आई तो सड़क दे नीचे चला आएगा बकलोल तुरंत ही नीचे आएगा, बकलोलिया के उसके चक्कर में चढ़ा है, गिर के नीचे आएगा। यहाँ पे सबको समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ गया ना? तो शेप भी मायने रखता है। पॉलिश, आप देखिए टाइल्स जो होता है ना किचन में, संगमरमर टाइल्स वगैरह, उस पर पॉलिश किया रहता है। ऐसा खुरदुरा संगमरमर बनाते समय उसमें खूब ज्यादा पॉलिशिंग किया जाता है, पॉलिश कर देता है, जिस वजह से वो एकदम चिकना हो जाता है। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। स्नेहक पूछता है, याद रखिएगा, स्नेहक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट कहते हैं। स्नेहक के कई एग्जाम्पल होते हैं। स्नेहक को हिंदी में हम लोग शुद्ध भाषा में कहते हैं लिबिर, यानी चिपचिपुआ पदार्थ। कोई भी चीज जब लिबिर हो जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? स्नेहक कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे नाक में जब सर्दी हो जाता है एकदम गीला पोटा, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लिबिर है। लेकिन वही नाक में जब नकटी बैठ जाता है तो उसे खखोर के लाते हैं तो फाड़ देता है वहां पर। तो लिबिर, थूक, कहीं भी थूक लगा देंगे तो घर्षण कम हो जाता है। क्रिकेटर वगैरह इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़ जाए। तो ये हो गया आपका स्नेहक वगैरह का चीज। अब आप में से इसमें आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। अब बताइए कि क्या साइज किसी भी चीज का, यानी साइज यानी मायने रखता है? फ्रिक्शन पे साइज का कोई इफेक्ट पड़ता है? आंसर देंगे तो क्या फ्रिक्शन पर साइज का? नो यस, कोई आकार नहीं, साइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये इफेक्ट पड़ता है सरफेस का। किसका? सरफेस का इफेक्ट पड़ता है कि सरफेस कैसा है। अगर सरफेस जो है आपका कैसा, एकदम क्लियर है, मतलब एकदम स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम। और अगर आपका सरफेस रफ है तो आपका क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन कभी भी आपका सरफेस का साइज कितना बड़ा है ये डिपेंड नहीं करता है। आप इसको एग्जांपल से समझिए कि एक ये रेड कलर का हम एक सरफेस रखें, ये बहुत बड़ा है और ये पतला छोटा है, तो आपको पता है कि दोनों का सरफेस जो है वो बड़ा और छोटा है। लेकिन ये भी टाइल्स का बना हुआ है, मान लीजिए ये भी आपका मार्बल है, ये भी क्या है? मार्बल है।
और ये भी मार्बल है, तो किसमें फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा भाई? दोनों तो सेम चीज है, फ्रिक्शन दोनों में क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। फ्रिक्शन दोनों में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। लेकिन अगर हम कह देंगे मार्बल नहीं है, ये क्या है? वुड है, लकड़ी है। ये क्या है? वुड है, लकड़ी है। तो इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी क्योंकि लकड़ी खुरदुरा होता है, और मार्बल यानी संगमरमर में फ्रिक्शन कम हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है? ये चिकना होता है। तो कभी भी फ्रिक्शन याद रखिएगा, वो आपके सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि आपका सरफेस की क्वालिटी कैसी है, स्मूथ है या फिर कैसा है। जैसे अगर हम ये कपड़ा पहने हैं, ये जो कपड़ा हम ये पहने, कोई दूसरा शर्ट पहनेंगे तो अपने ही साइज का पहनेंगे, तो दोनों हम कोई भी शर्ट पहने तो साइज तो सेम रहता है, साइज में तो कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम सूती कपड़ा पहनेंगे तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, सूती में फ्रिक्शन ज्यादा होता है। लेकिन वही हम पार्टी वियर वेलवेट वाला कपड़ा पहन लेंगे तो साइज तो मेरा वही रहेगा, लेकिन वो रफ, वो थोड़ा स्मूथ रहता है तो उसमें फ्रिक्शन कम होता है। तो अभी शादी में देखिए ना, एकदम चमकौआ कपड़ा पहनता है सब फ्रिक्शन में। आगे बढ़ जाए, तो कभी भी याद रखिएगा सरफेस कितना बड़ा है या छोटा है इस पे डिपेंड नहीं करता है। एक आदमी कर रहे हैं कृष्णा को 50 किलो का बोरा खींचेंगे और 5 किलो का खींचेंगे, अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अंतर आएगा बाबू। वो आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है, उसमें आएगा आपका अंतर रिएक्शन फोर्स के वजह से, म्यू बराबर आएगा उसमें। अब आप ही बताइए ना, एक हम आपको 5 किलो का बोरा खींचने को दे देते हैं और जमीन पे उसको खींचिए, और एक तो हम आपको 50 किलो का बोरा खींचते हैं लेकिन उसमें चक्का के लिए दे देते हैं। तो अगर हम ट्रॉली में लगा के चक्का में दे देंगे तो आप एक उंगली से उसको खींच लीजिएगा, अतनी 5 किलो का बोरा एक उंगली से खींचिए, नहीं ना खिंचाएगा। वो आगे आपको भी देखना, उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही चीज पे सब हो जाएगा। वेट पर डिपेंड करता है, वो न्यूमेरिकल में बताएंगे, वेट पर डिपेंड कर। ये नेता कौन घुस गया बाबू? मैं देश के 100 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपको समझ में आया है नहीं? बाबू ये नेतागिरी वाला बात यहाँ क्या करते हैं? देश में 100 करोड़ लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो 100 करोड़ लोग से पूछ रहा है, अरे बकलोलवा। आगे बढ़े, अब न्यूमेरिकल के बारे में समझते हैं हम लोग। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3-4 पूछता है, उसके बारे में बताते हैं। न्यूमेरिकल में फर्स्ट न्यूमेरिकल पूछता है आपका म्यू से, दूसरा पूछता है आपका एंगल से, यानी एंगल मतलब क्या होता है? थीटा। दूसरा आपका पूछता है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या है या फिर फ्रिक्शन फोर्स क्या है, या फिर चौथा पूछता है कि वेलोसिटी से पूछेगा, या फिर पूछेगा कितनी दूरी जाके रुकेगा, या फिर कितना पूछेगा कितना टाइम लगे पूछेगा। ये 5 न्यूमेरिकल 6 न्यूमेरिकल, जिसमें आपको केवल यही 2 न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, हालांकि हम ये सब बता देंगे आपको। देखिए कहेगा कि किसी तल का आपका घर्षण गुणांक निकालने के लिए म्यू निकालने को कह सकता है, या फिर एंगल निकालने को कह सकता है। ऐसे पूछ सकता है कि कोई सरफेस है जिस पर घर्षण की वैल्यू दे देगा कि इस तल पर इतना घर्षण है, इसे ब्रेक लगाएंगे तो कितनी दूरी जाकर ये रुकेगी, या ये पूछ सकता है कि इस पर घर्षण इतना है, कितना टाइम के बाद रुकेगी। तो ये टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकते हैं। ज्यादातर न्यूमेरिकल आपका या तो म्यू घर्षण गुणांक निकालने के लिए देता है या तो फिर एंगल निकालने के लिए देता है। तो न्यूमेरिकल में बताएंगे, अभी पहले ये समझिए, थ्योरी से तो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता सकते हैं कि सरफेस बड़ा हो या छोटा हो, डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि सरफेस स्मूथ है या फिर रफ है। रफ रहेगा तो घर्षण ज्यादा, स्मूथ रहेगा तो घर्षण कम रहेगा। घर्षण बल को बढ़ाना भी जरूरी है। अगर आप घर्षण बल को कम रखेंगे, कभी कभी घर्षण से फायदा हो जाता है। जैसे बर्तन धोने के लिए जो झामा यूज करते हैं लोग, उस जानबूझ के खुरदुरा यूज करते हैं ताकि बकोट के निकाल दे। मैल छोड़ाने के लिए गांव में एक ईंटा रख ले रहता है खुरदुरा टाइप का, उससे छोड़ाता है कि मैल बकोट के निकाल दे। तो कभी कभी घर्षण जरूरी भी है। जहां जरूरी है घर्षण वहां आप रफ कर दीजिएगा, जहां जरूरी नहीं है वहां आप स्मूथ कर दीजिएगा। अब बार बार आप किसी चीज को, कई ऐसे चीजें होते हैं जिसको आप छील छाल के स्मूथ नहीं कर सकते, ना ही उसे बड़ा कर सकते, तो फिर उसमें आपको क्या करना पड़ता है? लुब्रिकेंट मिलाना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? लुब्रिकेंट तेल हो सकता है, ग्रीस, पाउडर, ग्रेफाइट वगैरह। ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट होता है, स्नेहक हिंदी में बोलते हैं, जो मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। कैरम वगैरह में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। कीचड़ पर चलना में फिसल जाता है, केले के छिलका पर
बर्फ में क्या होता है आपका फ्रिक्शन कम लगता है। सबसे कम फ्रिक्शन कौन सा होता है भाई? जो लौटने वाला है, और उससे ज्यादा उससे तगड़ा होता है सरकने वाला। सबसे तगड़ा होता है कौन सा आपका? स्थितिक घर्षण होता है। स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को हम क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण। स्थितिक घर्षण के अधिकतम मान को हम सीमांत घर्षण के नाम से जानते हैं। फ्रिक्शन समझ में आ गया कि नहीं? फ्रिक्शन के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध करता है। क्या कोई ये कहेगा कि फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो गति ज्यादा हो? नहीं, फ्रिक्शन हमेशा गति का विरोध करता है। फ्रिक्शन जरूरी भी है, क्योंकि आपको पता है कि केले के छिलके पर या फिर कीचड़ पर फ्रिक्शन नहीं होता है, कम होता है, इसलिए उस पर चलना मुश्किल होता है। तो किसी भी चीज के लिए फ्रिक्शन जरूरी भी है, और फ्रिक्शन का ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत, कम हो जाएगा तो भी दिक्कत होता है। तो फ्रिक्शन सॉलिड, लिक्विड, गैस में सबसे कम फ्रिक्शन होता है, इसलिए हवाई जहाज तेजी से उड़ जाती है। पटरी ट्रेन पर चलने की वजह से आपका ये जो होता है सॉलिड में फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, इसलिए ट्रेन की स्पीड कम होती है। अब इसका बच गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपको थ्योरी से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थ्योरी से प्रॉब्लम है तो बोलिए, न्यूमेरिकल अभी बताते हैं हम आपको। निशांत कुमार कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर क्वालिटी ऑप्शन के लिए एक बार कमेंट करो। आपको क्या लगता है, आप सब लोग मिलकर कमेंट करेंगे तो एक बार में हो जाएगा? हाँ, हमको खुद टाइमिंग लगते हैं किसी चीज को करने के लिए, हम खुद बोले हुए हैं। हो जाएगा तो आपको बता देंगे, नहीं तो आप कमेंट करते रहेंगे। सब लोग मिलके करेंगे, क्या दिक्कत है? एक बटन दबाएंगे, सबका कमेंट ऑफ हो जाएगा। नेतागिरी मत कर बाबू क्लास में। आपको पहले भी बोले हैं, हम डॉक्टर के पास गए थे, 2 चीज का दवाई दिया, गुस्सा तेज आ जाएगा, दूसरा नींद आएगा। साइज पे डिपेंड कैसे नहीं करेगा, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि साइज बढ़ने पर कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है। स्मूथ रहना चाहिए। देखिए, हम अभी आपको एग्जांपल देके बता देते हैं, चलिए। देखिए वो साइज पे कैसे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ देखिए एक छोटा सा कटोरा है, ठीक है, छोटा सा ये कटोरा है, इसके एरिया अगर ये छोटा कटोरा है, अगर हम दूसरा क्या ले लें, एक ले ले, रुक जाइए, एक मास्क ले लेते हैं, एक मास्क ले लेते हैं। अगर आप कांटेक्ट एरिया देखिएगा, कांटेक्ट एरिया, तो किसका कांटेक्ट एरिया ज्यादा है? कांटेक्ट एरिया मास्क का ज्यादा है। इस मास्क का एरिया ज्यादा है, लेकिन इस कटोरे का एरिया कम है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि सर एरिया पे भी डिपेंड करना चाहिए, जिसका एरिया ज्यादा रहेगा उसका फ्रिक्शन ज्यादा रहे। एक बात बताओ भाई, इससे हम मैल छोड़ाते हैं इस मास्क से, तो इस मास्क का सरफेस एरिया ज्यादा क्या है? रफ है, इसलिए मेरे मैल को छोड़ा देगा। इससे मैल छोड़ाएंगे, छोड़ा देगा? नहीं छोड़ा पाएगा। इसलिए कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि कांटेक्ट एरिया का सरफेस स्मूथ है या क्लीन है। समझ में आया कि नहीं? छोटा बड़ा से मायने नहीं रखता है, साइज से मायने नहीं रखेगा। एक और आपको एग्जांपल देते हैं साइज के लिए, चलिए और क्या एग्जांपल देते हैं। ये देखिए, ये एक चाबी है, ये क्या है? चाबी है। इस चाबी का एरिया नो डाउट इसके सरफेस एरिया से छोटा है। इसमें कांटेक्ट एरिया किसका ज्यादा होगा? इस स्टील के बर्तन का। लेकिन इसमें कांटेक्ट एरिया कम किसमें? चाबी में। अगर हम इस चाबी से बकोट ले तो ससुरा फाड़ देगा। ऐसे ऐसे करते रह जाएंगे, नहीं फटेगा। देखिए कितनों करते रह जाएंगे, नहीं फटेगा, जबकि एरिया कांटेक्ट एरिया ज्यादा है, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ लगा पा रहा है? लगा पा रहा है, इसका एरिया कम है। अबे बकोट लेंगे तो सब मांस झड़ जाएगा यहाँ पे। तो कभी भी बाबू आपके दिमाग में होता है, आपका क्वेश्चन लाजमी अच्छा है। कभी कभी लगता है फिजिक्स में नहीं ऐसा होता है, लेकिन कभी होता नहीं है ऐसा कभी। तो देखिए इसका एरिया छोटा है, तो आपको लगेगा छोटा है तो फ्रिक्शन भी कम होना चाहिए। इसका एरिया बड़ा है तो फ्रिक्शन, भाई बड़ा से कोई मतलब नहीं। जैसे ये इतना बड़ा है, इसमें अगर हम अपना ऐसे मुंह रगड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा मुंह रगड़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को हटा के कोनो नया दीवार है जिसपे प्लास्टर नहीं हुआ है, वो पे मुंह रगड़ लें तो थूर देगा यहाँ पर। इसलिए एरिया कैसा है ना, एरिया का मतलब रफ है या क्लीन है, इस पे डिपेंड करता है। कल हम आपको इसका एग्जाम्पल वो न्यूमेरिकल बता देंगे, आज थ्योरी बता दिए। दो चीजें जो फ्रिक्शन से न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल दो चिकना है तो घर्षण कम लगेगा, लेकिन सरफेस
सरफेस का इंक्लाइंड भी कैसा है ये भी डिपेंड करेगा ना। जैसे यहाँ देखिए, अगर इसी को हम उठा देंगे ऐसे तो उसी सरफेस पे ये तेजी से फिसल जाएगा। तो घर्षण गुणांक डायरेक्टली डिपेंड होता है किस चीज पर, थीटा पर। और आप देखिए ना, अगर थीटा को कम रखिएगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, और ऊपर ज्यादा रख देंगे तो भी नीचे चलाएगा यहाँ पर। तो म्यू बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ये आप लोग एसएससी वालों से और रेलवे वालों से यही क्वेश्चन पूछता है कि घर्षण गुणांक और थीटा में क्या संबंध होता है। तो म्यू बराबर होता है टेन थीटा, म्यू बराबर टेन थीटा। कोई दिक्कत है, म्यू बराबर टेन थीटा। अब इससे एक एग्जांपल में क्वेश्चन पूछ देगा, कह देगा कि कोई तल है जो 45 डिग्री पर है या 30 डिग्री पर है, तो आपको 30 डिग्री पे देगा तो आपको तो वैल्यू पता ही होगा, टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा का वैल्यू पता है ना जी, टेक्नोमेट्री तो पढ़े होंगे। तो मान के चलिए कि कह देता है कि 30 डिग्री है, थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो आप बताइए घर्षण गुणांक निकालिए। तो म्यू बराबर क्या होगा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो ये सॉरी, टेन थीटा की जगह कितना डिग्री, 30 डिग्री। टेन 30 का वैल्यू पता है ना, आंसर दीजिए लोग, कितना आएगा। अब कई तो ऐसा टेन 30 का भी वैल्यू नहीं पता है। अब टेन 30 का वैल्यू नहीं पता तो एग्जाम में क्या कीजिएगा, आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं ना आप, समझ में आया। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जो आप लगाते हैं, जो मतलब एग्जाम में अक्सर देता है। इसके अलावा एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में देता है, वो आपका थीटा से ना देकर प्रतिक्रिया बल से दे देता है। आंसर बताइए कितना होगा। देखो √3 तो 60 डिग्री का होता है, 1/√3। चलिए बढ़िया। अब भाई इतना आप लोग याद रखिए। रितेश कुमार सिंह, आप लोग एक चीज को 20 बार पूछते हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वीडियो कितने दिन तक अवेलेबल रहेगा। 30 दिन तक अवेलेबल रहेगा। अगली बार बोलेगा कोई ये सवाल ना, तो फिर हम जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उसी दिन वीडियो खत्म कर देंगे। एक डेली आने के बाद एक के जवाब इन लोग को देना रहो, बोल कहीं का सा। आगे देखिए आगे देखते हैं। सर जी मैं अयोध्या से हूँ, जितेंद्र यादव। बढ़िया है भाई, अयोध्या से। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सीधे राम जी, हम कहीं अयोध्या से हैं। अच्छी बात है भाई, आप कहीं से हैं। देखिए ध्यान से, तो एक फर्स्ट टाइप का आप क्वेश्चन समझ गए। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो ये डिपेंड करता है, देखिए कि पहला आपको पढ़ा है न्यूटन के नियम से कि ये तल इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है और इसके ऊपर एक बल ऊपर से लग रहा है। तो किसी भी चीज पर दो तरह का बल लगता है। जैसे हम यहाँ जमीन पर खड़े हैं ना, तो हम जमीन को नीचे धंसा रहे हैं और जमीन हमें ऊपर फेंक रही है। ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है ना तो फिर बहुत अच्छे से कोई भी चीज काम करती है। दोनों बराबर रहते हैं तो क्या आता है, बहुत अच्छे से कोई भी चीज वर्क करता है। तो इसके लिए जो रिलेशन होता है यहाँ पर, जो फोर्स के लिए रिलेशन बनाया जाता है, तो ये ऊपर से लगने वाले को क्या कहते हैं, बल, और वापस जो उसको नीचे से फोर्स लगाता है उसे कहा जाता है प्रतिक्रिया बल। क्या कहा जाएगा, प्रतिक्रिया बल। दोनों आपस में समानुपाती होना चाहिए, दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, तभी हम कोई भी चीज अच्छे से कर सकते हैं। तो ये दूसरा हो जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिक्रिया बल यानी रिएक्टेंट फोर्स। अगर ये नीचे से प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा ना तो आप चल नहीं पाएंगे। बालू में देखिएगा, बालू में हम तो फोर्स लगाते हैं ऐसे, लेकिन नीचे से बालू नहीं लगा पाता है, बालू उस फोर्स को उतना नहीं लगा पाता, इसलिए हमारे पैर धंस जाते हैं। और पैर जब धंस जाता है तो फिर प्रतिक्रिया बल कम हो जाता है, हम नहीं चल पाते हैं। तो बालू पर चलने में कठिनाई का कारण होता है लेस रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल का कम हो जाना। और बर्फ में चलने में कठिनाई का कारण होता है घर्षण का कम हो जाना। ऊंट कैसे चल देता है, तो ऊंट के जो पैर होते हैं नीचे से गद्देदार होते हैं, थोड़ा सा गद्देदार होते हैं। तो अब गद्देदार कोई भी चीज कम बल लगाता है। अब ध्यान देखिए, बालू हमें कम बल लगाता है और हम ज्यादा लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, ज्यादा लगाते हैं। होना क्या चाहिए, बराबर। लेकिन ऊंट का पैर बहुत होशियार है, ऊंट का पैर नीचे से गद्देदार होता है, तो नीचे से बालू कम लगाता है या ऊंट का पैर भी कम लगाता है। जैसे अगर कोई आपको नंगे पैर आपके पैर पे चढ़ जाए, कचड़ दे, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई महिला है और वो ऐसे सैंडल पहन के चढ़ जाए आपके पैर पे, नोकिया से कोंच दे, तो अंगुरिये कट जाएगा आपका। महिला सब शादी ब्याह में से बच के रहिएगा, वो देखती है से चलती है सही से, ओ माय गॉड कचड़ देंगे तो जा ससुरा। तो ऊंट का जो पैर होता है वो गद्देदार होता है, इसलिए ऊंट बालू पर कम बल लगाता है और बालू तो ऑलरेडी किसी भी चीज पर कम ही बल लगाता है। तो इन दोनों का बैलेंस हो जाता है, इसलिए ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट जो होता है, ऊंट का जो होता है सब, ये ऊंट
अगर रेगिस्तान में ऊंट भागने लगते हैं तो समझिएगा कि तूफान आने वाला है, क्योंकि उनकी गर्दन बहुत ऊंची होती है और देख लेते हैं सब ऊंट वगैरह, वो एक के बार में 1-1.5 महीना का पानी के स्टोर करके रख लेता है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं आता है। ऊंट के पास मत जाइएगा, उन्हें काट लेते हैं, इतना बड़ा मुंह खोल के ना वो काट लेते हैं, ऊंट घुस जाते हैं। तो प्रतिक्रिया बल होता है। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए F बराबर होता है म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। तो यहाँ फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख देते हैं। आप इंटर के तो स्टूडेंट नहीं है जो फॉर्मूला आपको सिद्ध करके दिखाएगा आदमी, उतना टाइम रखा है फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए। आप लोग में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाओ तो आधा चिल्लाता है सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आप बताइए इसमें आपको क्या पूछ सकता है, या तो आपको फोर्स दिया रहेगा, फोर्स दे देगा, और क्या पूछेगा, दो कोई वैल्यू दे के एक तीसरा आपसे पूछ सकता है, कोई भी दे सकता है। आपको पता है कि जब 3-3 वेरिएबल रहते हैं सर, तो कोई एक ही चीज है जो देगा, नहीं दिया रहेगा और आपसे पूछेगा। आपके क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उसमें हम बता देते हैं उसके हिसाब से। कह रहा है कि एक वस्तु जिस पर 40 न्यूटन का बल लग रहा है, तो आप बताइए कोई वस्तु एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इस पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 40 न्यूटन का बल लग रहा है। कह रहा है कि यदि इसका घर्षण गुणांक यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है 1.5 है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जगह 1.5 लिख देंगे। कह रहा है कि इसका प्रतिक्रिया बल बताइए, आर की वैल्यू आर लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसको आर कैसे निकलेगा भैया, तो 40/1.5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका आंसर निकाल लेंगे आप लोग, किसी कोई दिक्कत नहीं है। यही 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें एक टाइमिंग और डिस्टेंस से भी होता है, वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। यही 2 ठो हमेशा याद रखेंगे। कौन सा पूछेगा भाई आप सर? समझ में आना कि एक आपसे ये पूछेगा, दूसरा आपसे या तो ये फॉर्मूला पे पूछेगा, नहीं तो ये, ज्यादातर तो इसी पे पूछता है। आगे बढ़े। प्रीति गुप्ता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास नहीं होगा यहाँ पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन पे एक और फॉर्मूला होते हैं अगला क्वेश्चन के लिए, वो आपका एग्जाम में आता नहीं है, रेलवे के एग्जाम में वो नहीं आते हैं। हालांकि इधर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल से किसी एग्जाम में नहीं पूछा है। पॉलिटेक्निक में पूछा था, तो इसमें तो कोई पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट होगा ही नहीं। वो पिछले 10 साल का हम बता रहे हैं, वो एग्जाम में पूछा ही नहीं था। एक हो जाता है आपका टाइमिंग से रिलेटेड, कितना टाइम लगेगा, V/RG। टाइमिंग जो होता है V/μg, ये टाइमिंग के लिए फॉर्मूला होता है। V/μg कैसे होता है ये टाइमिंग के लिए फॉर्मूला? ये आपका V की वैल्यू दे देगा कि इतनी स्पीड से किसी सरफेस पर चल रहा है। सड़क का घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू दे देगा, G पता है 9.8, बता देंगे कितने टाइमिंग में रुकेगा। तो आपके इसमें न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर देते हैं। कह रहे हैं एक पिंड 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। चलिए भैया इनका वेग देख लेते हैं, चलना प्रारंभ कर देता है। और कह रहा है कि कितने समय पश्चात वह रुक जाएगा यदि उसका प्रतिक्रिया बल कितना हो, रुक जाएगा यदि G की वैल्यू 10 हो तथा घर्षण गुणांक क्या हो। तो देखिए यहाँ V का मतलब ये नहीं होता है अंतिम वेग, यहाँ V मतलब होता है जितना दिया है, कितने से चल रहा है 50। घर्षण गुणांक का वैल्यू दिया है 1.5, सॉरी आधा दिया है 0.5 कर रहा है। G का वैल्यू 10 मान लीजिए, 10 मान लेंगे, इससे इसको काट दीजिएगा यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आ गया? ये ऊपर वाला में 10 बार में कट जाएगा, तो 10 सेकंड बाद ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसके नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, अभी देखिए कंफ्यूज हो जाएगा समझाते। आपको ये जैसे कहेगा tan थीटा, तो समझिए म्यू बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। देखते रहिएगा वहां पे जी, कटे नहीं ना। म्यू बराबर, ये याद है सबको, ये पता रहना चाहिए और ये पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला नहीं याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये कभी क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं यहाँ पर। T बराबर V/μg ये नहीं पूछता है यहाँ पर। दूसरा आपका एक और क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है कि घर्षण गुणांक की स्थिति में किसी वस्तु को रोकने में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये दूरी जो तय करेगी ये भी सेम फॉर्मूला पर होता है। बस देखिए दूरी के लिए S बराबर में क्या करेंगे, V है ना तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, अब μg है ना तो यहाँ 2μg कर दीजिए, 2μg। अब कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। सेम फॉर्मूले पे दोनों को भी लगा सकते हैं आप लोग। कितना टाइम लेगा और कितना यहाँ पे सेम वैल्यू पे निकाल सकते हैं। यहाँ भी क्या है कि कितने स्पीड से वो चल रहा है, इस पे बस इतना ध्यान रखिए कितने स्पीड से चल रहा है। बाकी ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक के लिए पूछता है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपको ये फॉर्मूला ये भी बता दिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। घर्षण के लिए ये जरूरी थे, इन चीजों को ध्यान रखेंगे आप लोग। घर्षण का मान क्या सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, बताएंगे आंसर। एरिया पे आंसर देंगे लोग। क्या घर्षण का मान सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है?
क्या घर्षण का मान सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया की जो क्वालिटी है, नेचर है, उस पर डिपेंड करता है। एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। कल बताए थे ना कि एरिया बड़ा हो या छोटा हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, सबका एक साथ नो आ रहा है। किस पे डिपेंड करेगा भाई? क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि उसका क्वालिटी। यस बोलता है दीपक कुमार। एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा? देखो कल ही समझाए थे कटोरा का एग्जाम्पल, अभी भी रखा हुआ है कटोरा, चाबी यही रखा हुआ है, अभी फिर बोलता है यस। सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी वही क्वालिटी होता है। स्मूथनेस पर डिपेंड करता है, वेरी गुड, सब वही चीज है। प्रकृति पर डिपेंड करता है, वही चीज है। सरफेस पे डिपेंड करता है, यानी हाँ सरफेस की क्वालिटी। आगे देखिए, नेचर पर डिपेंड करेगा। चलिए बढ़िया भाई। देखिए ध्यान से, अब अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग। सर इसमें फ्रिक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा आपका उत्तोलक। नेक्स्ट चैप्टर सिंपल मशीन हो जाएगा, उत्तोलक हो जाएगा आपका। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना फ्रिक्शन वाले में? आगे बढ़ जाए ना। उत्तोलक देखते हैं लोग, सिंपल मशीन। उत्तोलक या साधारण मशीन को हिसाब से हम लोग देखते हैं लीवर। सिंपल मशीन, सिंपल मशीन, सिंपल मशीन किसे कहा जाता है भाई? हिंदी में साधारण मशीन। साधारण मशीन, मशीन तो उसे कहा जाता है जो आदमी के मेहनत और टाइम दोनों को बचा दे, उसी को क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। दुनिया की कोई भी चीज जो आदमी 3 इडियट देखे उसमें क्या कहता है? टाइम और एनर्जी को कम कर दे, वही क्या होती है? मशीन होती है। तो यहाँ फिजिक्स में आपको 2 तरह के मशीन को पढ़ना है। एक मशीन आपको पढ़ना है उत्तोलक, उत्तोलक जिसे हम लोग कहते हैं लीवर। क्या कहेंगे? लीवर। और एक होता है आपका व्हील, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घिरनी। घिरनी कहिए या व्हील कहिए, घिरनी इसे हम लोग कहते हैं व्हील, जिसे कुआं में से पानी निकाला जाता है, व्हील। ये दोनों ऐसे चीजें हैं जिसमें कोई भी ना आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ना मैग्नेट की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, और इससे बड़े बड़े चीज को आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए ये 2 तरह के मशीनों को हम सिंपल मशीन कहते हैं। सिंपल मशीन उस मशीन को कहते हैं जो इंसान के टाइमिंग को बचा दे, कोई भी एक्स्ट्रा बिजली उजली की खपत ना हो। इसमें एक उत्तोलक आता है, एक घिरनी आती है। उत्तोलक को पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद घिरनी को पढ़ेंगे। लीवर यानी उत्तोलक क्या होता है सब? लीवर हिंदी में इसे क्या कहेंगे? उत्तोलक। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं सब, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा लीवर को। लीवर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें बेसिकली 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला चीज होता है आयास, सर आलम्ब। देखिए आलम्ब, आलम्ब, आलम्ब कहते हैं इसे। आलम्ब इसकी इंग्लिश में इसे कहते हैं फलक्रम, फलक्रम कहते हैं। आलम्ब यानी फलक्रम क्या होता है? कोई भी मशीन जिस जगह से घूमती है ना, उसे हम लोग फलक्रम कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। जैसे हमारा केहून यहाँ से घूम रहा है तो ये आलम्ब है, ये हाथ यहाँ से घूम जा रहा है, तो मशीन जहां से घूम रही होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फलक्रम यानी आलम्ब के नाम से जानते हैं, फलक्रम बोलते हैं। वही आलम्ब होता है। कोई भी चीज जहां से घूमेगी वो समझिएगा आलम्ब है। जैसे देखिए ये चश्मा है, ये चश्मा है ना, ये चश्मा कहाँ से घूम रहा है? यहाँ से घूम रहा है। अरे भाई चश्मा तो देखे ना, ये चश्मा यहाँ से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो इसके लिए आलम्ब क्या हो जाएगा? या ये हो जाएगा, कोई भी चीज जिस जगह से घूमना प्रारंभ करती है उस जगह को हम आलम्ब यानी फलक्रम कहते हैं। याद रखिएगा इसको हमेशा। पिलास का आलम्ब कहाँ होता है? साइड में, किनारे या बीच में। पिलास समझते हैं ना, इसे इसे उखाड़ लिया जाता है दांत जिससे, पिलास। आगे समझे? फलक्रम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फलक्रम समझ में आ गया? तो मशीन में ये क्या चीज होती है? पहला तो फलक्रम हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग भार। भार कहिए या वस्तु कहिए, वस्तु। इसको इंग्लिश में सीबीएसई वाला कहता है सर लोड।
क्या चीज होता है? लोड। लोड ये तो सबको समझ में आएगा, जहां एक्स्ट्रा कोई वस्तु मिल गया तो समझिए कि लोड हो गया। कैंची के लिए लोड क्या हो गया? कपड़ा काटेंगे तो लोड हो गया। हैंडपंप के लिए लोड क्या हो गया? पानी हो गया। तो जो एक्स्ट्रा वस्तु लगाए हैं उस वस्तु को भार बोला जाता है। समझने के लिए हम क्या लिख दिए? वस्तु। तो मशीन में कोई ना कोई तो वस्तु लगेगा ना भाई, तभी तो वो मशीन बनेगा। तो आलम्ब का ये चीज हो गया। तीसरा जो चीज होता है आलम्ब में, आयास। क्या होता है? आयास। आयास को हम लोग कहते हैं बल। बल इंग्लिश में इसे इफोर्ट कहता है। इफोर्ट हालांकि फोर्स नहीं कहता, एफोर्ट कहता है। ये तीन चीजों को मिला देते हैं तो बन जाता है आपका उत्तोलक यानी लीवर बन जाता है। तीन चीजें मिला देंगे तो उत्तोलक यानी लीवर बन जाएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, देखिए कोई यहां पर कैंची है, कैंचा हो गया ये तो, देखिए ये कैंची है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं आलम्ब यानी फलक्रम, जहां से वो मशीन घूम रही होती है। तो यहीं से ना मशीन घूम रही होती है, तो ये इसका क्या चीज है? फलक्रम है। वस्तु यानी भार। वस्तु यानी भार। वस्तु को कहां रखेंगे? वस्तु मतलब एक्सटर्नल पदार्थ। आप किसी का गर्दन काटिए या कैंची से कपड़ा काटिए, कुछ भी काटिए, तो वो कहां रखेंगे? यहां पर रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए भार हो जाएगा। भार मतलब वस्तु। और ये वाला पॉइंट इसके लिए क्या हो जाएगा? आलम्ब हो जाएगा। ये वाला पॉइंट इसके लिए क्या हो गया? आलम्ब हो गया। अब बताइए इसमें बल कहां से लगाएंगे? बल बोले तो आयास। सर टॉर्क और फलक्रम में क्या अंतर है? टॉर्क किसी चीज को घुमा के रोटेशन दे देता है, और फलक्रम बस वहीं पे घुमाता है। और टॉर्क घुमा दे। गाड़ियों में क्या होता है? टॉर्क होता है। टॉर्क आगे पढ़िएगा। टॉर्क में, टॉर्क जब वहां पढ़ाएंगे ना, क्या नाम है, दरवाजा में, तब उसमें टॉर्क पढ़ाएंगे आपको। हो गया। आगू में बोलते हैं हिंदी में। बताइए यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा आयास। आयास मतलब क्या होता है? बल। यहाँ क्या लगेगा? आयास। आयास मतलब क्या होता है? बल लगता है। कैंची काम कर गया क्या? कैंची को किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस की जरूरत है? नहीं। बढ़िया बढ़िया चीज को कैंची आराम से काट देता है। एक से एक साइज के कैंची आते हैं सब। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल मशीन कहते हैं, उत्तोलक। यानी आप और हम आपसे कहें कि किसी उत्तोलक को बनाने के लिए कितने चीजों की जरूरत है? तीन चीजों की जरूरत है। लेकिन ये तीनों चीज अलग अलग सीक्वेंस में भी हो सकते हैं। अगर आप इसी का हम एग्जांपल दूसरा दे देते हैं, तो आप दूसरे एग्जांपल में देखिए, यहाँ सेम तीनों चीज रहेगा लेकिन अलग अलग सीक्वेंस रहेगा। कसैली काटने वाला जो सरौता होता है, सरौता यहाँ पर ऐसे सरौता रहता है। वो क्या करता है? सुपारी जो होता है ना, पान खाने वाले लोग सुपारी खाते हैं, तो वो एक सरौता लेते हैं। ये रह गया सरौता। यहाँ पर ये बहुत धारदार होता है, और यहाँ पर वो लोग क्या रख देते हैं? कसैली को रख देते हैं। कसैली को रख देते हैं, और इसको जब दबाते हैं ना, तो ये कसैली कट जाता है। आप देखेंगे यही तीनों चीज है, लेकिन सबका सीक्वेंस अलग हो गया। कैंची में जो घूमने वाला आलम्ब था वो बीच में था। यहाँ आलम्ब क्या हो गया? किनारे हो गया। देखिए आलम्ब कैसा हो गया? किनारे हो गया। और यहाँ फोर्स जो लगा रहे हैं आयास, ये तो उसमें भी किनारे था। और वस्तु कहाँ आ गई है? भार बीच में आ गया है। भार बीच में आ गया। तो किसी भी उत्तोलक में मतलब लीवर में यही तीन चीजें रहेंगे, अलग से कुछ नहीं रहेंगे। यही तीन चीज रहेंगे। बस इन तीनों चीजों का सीक्वेंस बदलता रहेगा। सीक्वेंस क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। अगर सीक्वेंस चेंज होने लगा तो वो उत्तोलक की कैटेगरी चेंज हो जाती है, जिसे कहते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ध्यान दीजिएगा यहां चीज में, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर में आलम्ब बीच में रहता है। प्रथम श्रेणी में आलम्ब बीच में, द्वितीय श्रेणी में वस्तु बीच में, और तृतीय श्रेणी में आलम्ब बीच में, आयास बीच में रहता है। तो हम इसी सीक्वेंस में लिखे ही हैं कि जब ये वस्तु बीच में रहे तो उसी श्रेणी की हो जाती है। प्रथम श्रेणी के बीच में क्या रहेगा? आलम्ब रहेगा। अब आप बताइए इसमें बीच में क्या चीज है? बीच में भार है। बीच में क्या चीज है? भार है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बीच में भार है। तो ये किस श्रेणी का उत्तोलक है? आंसर दीजिए। ये किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? आंसर दीजिए। जो फिगर में है वो किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? आंसर दीजिए।
नहीं, सारे रुक कर लखीन तो बढ़ा दियो जा, बढ़ा दियो सारे रुक कर लखीन। ढेर देरी रुक के बात कर रहे। हम आपको फिगर बनाते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो चीज हम लिखे हैं, ये चीज हम जो लिखे हैं उत्तोलक यानी लीवर, आपको यही चीज से आपको पता हो जाएगा कि कौन से ऑर्डर का वो उत्तोलक है। अगर भार बीच में आया तो द्वितीय श्रेणी का है, अगर आयास यानी बल बीच में आ गया तो तृतीय श्रेणी का है, आलम बीच में आ गया तो प्रथम श्रेणी का है। यानी हम इसी सीक्वेंस में आपको ये भी बता दिए कि बीच में क्या रहना चाहिए, बीच में क्या रहना चाहिए। अगर आलम बीच में है तो प्रथम श्रेणी का। हम आपको एक फिगर बनाते हैं, आप बताइए कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है। हम एक चिमटा बना देते हैं, चिमटा देखिए ध्यान से, ये इस तरह का ये है चिमटा, समझिए यहाँ पे डॉक्टर का चिमटा हो गया या किसी चीज का चिमटा हो गया। आप बताएंगे ये कौन से, इसमें हम पहले वो लिख देते हैं। चिमटा किसी भी चीज को पकड़ेगा कहां से, इधर से तो पकड़ेगा नहीं। कोई थर्ड चीज को जब पकड़ता है, यानी थर्ड चीज, वही क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। तो इधर से किसी चीज को पकड़ेगा नहीं। मान लीजिए किसी के कान में से खोटी निकालना है या दांत निकालना है या किसी चीज को पकड़ के कोई कीड़ा मकोड़ा को निकालना है, तो इधर ही से तो रखेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, उसका भार हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। दबाएगा कहां से उसको, जब बल कहां से लगाएगा, यहां से बल लगाएगा, दबेगा ही नहीं। बल कहां से लगाएगा, यहां से बल लगाएगा, यहां से। तो बल को क्या कहा जाता है, आयास यानी एफर्ट कहा जाता है। चिमटा को घुमाइएगा, अगर मान लीजिए फैला देते हैं तो कहां से फैलता है, यहीं से तो फैलेगा। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, आलम्ब हो जाएगा। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, आलम्ब हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं, आलम्ब। अब बताइए तो ये फिगर किस चीज का उत्तोलक है, कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, फटाफट बताएंगे। थर्ड, वेरी गुड, पहले ही बता दिया। थर्ड। पांचवा ऑर्डर कौन बोल रहा है बेवकूफ, 3 गो होता ही है। थर्ड डिग्री का उत्तोलक है। तो यानी आप उत्तोलकों को यानी लीवर को उनके डिग्री से पहचान सकते हैं कि किस डिग्री। काम सब करता है यार, एक ही चीज होता है, बस थोड़ा सा डिग्री अलग अलग हो जाता है। डिग्री मतलब ये मत समझिएगा अच्छा खराब यहाँ पे हो जाता है। प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम के बीच में आलम, द्वितीय के बीच में भार, तृतीय के बीच में आयास। कंफर्म हम कहते हैं ये एग्जाम में आप भूल जाएंगे, एक चीज को आप एग्जाम में कंफर्म भूल जाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, एक कोई सिंपल सा एग्जाम्पल याद रखेंगे। इसके लिए याद रखना है पिलास। आपको दिमाग में आ जाएगा पिलास में क्या रहता है, कैंची या पिलास। कैंची याद रखेंगे, कैंची पिलास एक के टाइप का होता है, कैंची। इससे पहले में क्या याद रखेंगे, कैंची। सबसे पहले में क्या याद रखेंगे, कैंची, क्योंकि वो बीच में से घूमता है, कैंची बीच में से। दूसरे में याद क्या रखने हैं आपका, सरौता, जो नींबू निचोड़ने की को क्या कहते हैं, सरौता या काटने, सरौता। सरौता, सरौता क्या होता है, जो कसैली को काटा जाता है, सरौता हो गया। आयास जो होता है बल, बल बीच में कहाँ लगाया जाता है, चिमटा में। बल बीच में कहाँ है, चिमटा में, चिमटा में लगाया जाता है। ये 3 एग्जाम्पल हमेशा याद रखेंगे, यही दिमाग में रखिएगा। इसी के हिसाब से और कुछ भी बना सकते हैं आप लोग। अब बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें आयास बीच में रहेगा। कभी भी आलम यदि बीच में आया, आलम जब भी बीच में आया तो प्रथम श्रेणी का हो गया, वस्तु बीच में आया तो द्वितीय श्रेणी का, बल बीच में आ गया तो तृतीय श्रेणी का। याद रहेगा ना आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपके एग्जाम जितने एग्जाम्पल है उसको देख देख के हम आपको समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, कर हम एट रैंडम आपका एग्जांपल ले लेते कर आएगी। चिमटा किस श्रेणी का, मानव का हाथ किस श्रेणी का, भाई साहब मानव का हाथ, मानव का हाथ किस श्रेणी का। तो आप चुप, कुछ काम नहीं करना है, मानव का हाथ बना देना है। तो ये मानव का हाथ हो गया, इसे ये मानव का हाथ, ये मानव का हाथ ऐसे ही होता है ना यहाँ पर। इससे देखिए किसी भी चीज को मानव का हाथ में आपको आलम में किसी मानव अपने हाथ में कोई वस्तु कहां से पकड़ता है, पंजे से पकड़ता है। तो मानव को यहां से कोई पंजा पकड़ा दे, कोई वस्तु पकड़ा दी, तो ये हो गया भार। भार मतलब क्या होता है, वस्तु। भार मतलब वस्तु, ठीक है, पंजा से पकड़ता है। अब आप बताइए, जैसे आप पंजा लड़ाते हैं, पंजा लड़ाते हैं तो दूसरे को कहां से पकड़ लेते हैं, इस पंजा से पकड़ लेते हैं। और केहूनी को कहां रख देते हैं, जमीन पर, केहूनी को जमीन पर। अब बताइए जो चीज घूमता है,
जो भी चीज घूमता है, घूमने वाली चीज को क्या कहते हैं? आलंब। तो ये केहूनी से ही तो घूमेगा, तो ये क्या हो गया? आलंब हो गया। और अगर आप गौर किए होंगे तो आदमी हाथ से पकड़ता है तो कोई भी चीज का अगर फोर्स लगाता है तो यहाँ की नस बहुत ज्यादा तन जाती है, तो यहीं से वो क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, आयास लगाता है, फोर्स, आयास। मानव हाथ यहीं से आयास लगाता है, बीच से। मेन फोर्स वो कहां से लगाता है? बीच से लगाता है, ये वहां पर। तो बताइए, अगर आयास बीच में रहा तो वो कौन सा उत्तोलक होता है? देखिए तो, आयास बीच में रहा तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, आयास बीच में आ गया तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो मानव का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, थर्ड ऑर्डर ऑफ लीवर है। दूसरा देखिए, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से बल लगाते हैं, तब तो गड़बड़ ना हो जाएगा। एक और एग्जाम, मानव का हाथ प्रथम बोलता है, मानव का हाथ प्रथम कैसे हो जाएगा? फिगर नहीं बनाएंगे तो फिर ऐसे समझते रहेंगे। तराजू, देखिए भाई तराजू कैसे होगा? तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? तराजू में क्या किया जाता है? इस तरह से तराजू होता है, यहाँ एक डंडी होती है, तराजू इसी डंडी के पास से घूम रहा होता है, तो जहां से वस्तु घूमती है उसे क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। तराजू में एक साइड में आपको क्या लगा देते हैं? बल, और दूसरे साइड में क्या लगा देते हैं? वस्तु। यानी यहाँ पे भार रख देंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे? आयास। यहीं से ना बल या बटखरा लगा देंगे, बटखरा 2 किलो के 3 किलो है, तो अब ये तो नहीं, हमको मतलब इस साइड से थोड़ी है, बीच में है। तराजू किधर से घूमता है? बीच से। तो तराजू कौन सी श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी का। तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। और देखिए, नेल कटर। भाई नेल कटर में क्या होता है? अगर आप नेल कटर को ध्यान से देखेंगे तो नेल कटर एक सिंपल सी डिवाइस होती है। यहाँ से नेल कटर में इस तरह से नाखून घुसाने के लिए दिया रहता है, ये नाखून घुसाने के लिए दिया यहाँ। अरे कैसे होता है जी नेल कटर? एक ये शेप में होता है इस तरह से, यहाँ से नाखून घुसाने के लिए होता है। एक ऊपर ऐसे गया रहता है, ऊपर यहाँ पर, इसमें एक यहाँ पे नट लगा होता है, ये नट लगा होता है, देखिए ना नेल कटर में। तो ये जो नट वाला पोर्शन है, यहाँ से, यहीं से नेल कटर घूमता है इधर उधर, तो जहां से कोई चीज घूमती है वो क्या हो जाता है? आलंब हो जाता है। और नेल कटर में आप दबाते किधर से? यहाँ से, तो ये क्या हो जाता है? आयास यानी बल हो जाता है, आयास यानी फोर्स हो जाता है। और वस्तु यानी जो बाहर की चीज है, तो यहीं से आप अपना नाखून डालते हैं ना, ये नाखून काट रहा है, इसका उंगली बड़ा हो गया है थोड़ा, नाखून इधर से घुसा दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? भार हो गया, यानी वस्तु हो गया। भार यानी वस्तु। बताइए बीच में क्या आया है? बीच में आलंब। कौन सी श्रेणी का उत्तोलक हो गया? प्रथम श्रेणी। कौन सा श्रेणी? प्रथम श्रेणी हो गया, प्रथम श्रेणी। और क्या चीज हो सकता है ये बताइए? शीशा। शीशा, शीशा क्या होता है? शीशा ना देखते होंगे ना, पार्क वगैरह में होता है, इस टाइप का एक लकड़ी होता है यहाँ इधर, अब बीच में एक तो गुटका लगा दिया जाता है इस तरह से। ये गुटका क्या करता है? ये आलंब का काम कर देता है। शीशा में क्या काम कर देता है? आलंब का काम कर देता है। आलंब हो गया। इधर बैठ जाती है छोटिया और इधर बैठ जाता है छोटुआ। अभी ये भार है, अभी ये क्या है? भार है। छोटिया इसको दबाएगी तो इधर से लगाएगी छोटिया आयास, तो ये उठ जाएगा ऊपर। बीच में क्या आया? आलंब आया। जब ये उठ जाएगा तो जब छोटिया नीचे आएगी तो छोटिया भार बन जाएगी और फिर छोटुआ दबाएगा, तो ये छोटिया छोटुआ को शीशा कहा जाता है। पार्क में रहता है, देखिएगा यहाँ पर। अब कोनो मोट मेहरारू रहेगी, आप इन्हें से दाबिएगा तो उठबे नहीं करेगी, टूट जाएगा, यहीं से टूट जाएगा, जाए यहाँ पे सब उत्तोलक उतर जाएगा। शीशा हो सकता है। और भी कुछ एग्जांपल, हैंड पंप देखिए। हैंड पंप अगर देखेंगे, पानी निकालने वाला हैंड पंप, तो पानी निकालने वाला हैंड पंप को भी सेम फॉर्मूला पे होता है ऐसे, इस तरह से हैंड पंप होता है। ये हैंड पंप, अगर आप इसमें भार देखिएगा, भार मतलब क्या होता है? वस्तु। भार मतलब वस्तु, तो यहीं पे ना पानी रहता है, ये पानी है, तो वस्तु कहिए, भार कहिए, जो भी बात बराबर है। तो ये पानी हो गया यहाँ पर। आप बल कहां से लगाते हैं? यहाँ से, तो ये क्या हो गया? आयास हो गया, आयास। अब एक बात बताइए, ये नल घूमता कहां से? यहाँ से घूमता है। ये वाला नटवा खींच लेंगे तो पनिया नहीं निकलेगा। एक यहाँ पे भी घूमता है, यहाँ से। तो ओवरऑल इसका आलंब कहाँ है? बीच में है।
आलम बीच में, यहीं से ना घूम रहा है। और अगर आलम बीच में आया, आलम क्या आया, बीच में आ गया, तो उत्तोलक कैसा है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। उत्तोलक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। हो गया। और क्या एग्जांपल है, देखिए सबको एग्जांपल को प्रूफ कर करके दिखा देते हैं आपको। पिलास, भाई पिलास भी तो सेम होता है, कैंची और पिलास में ज्यादा अंतर थोड़ी होता है, सेम होते हैं। यहाँ पर ऐसे कोई पिला, ये हो गया यहाँ पर ऐसे दांत होता है पिलास में, इधर से ऐसे हैंडल होता है, जहरीला पिलास हो गया ये, इस टाइप का पिलास होता है। दाब दीजिए, कोनो चीज को निकाल देंगे। तो यहीं से ना आप वस्तु को रखिएगा, तो वस्तु को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भार, और यहां से आप दबाइएगा पिलास को इस तरह से, तो ये हो जाएगा आयास। अब बीच में ये क्या हो गया, आलम्ब। आलम्ब, तो जब भी आलम्ब बीच में आ गया तो कौन सा श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का। दिमाग में फिगर बना के रखिएगा, याद करिएगा तो अभी भले याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाएगा। पिलास और सेम कंसेप्ट तो कैंची के साथ होता है भाई, कैंची और पिलास में क्या हो गया कि नहीं हो गया, सेम कैंची और पिलास में सेम होता है। कैंची पिलास नल, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। और एग्जांपल में क्या, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप बता दिए, सीसा तराजू भी बता दिए, सीसा तराजू, हैंडपंप बता दिए, साइकिल का ब्रेक बताना है, साइकिल का ब्रेक। अब आप कहेंगे कि सर साइकिल का ब्रेक कौन सा श्रेणी का है। साइकिल में अगर आप देखेंगे तो इस साइकिल के जो चक्के होते हैं यहाँ पर, अरे साइकिल का फ्रेम कैसे होता है, एक तो इस तरह से होता है, इसे साइकिल होता है ना जी, ऐसे ये अजीब टाइप का साइकिल हो गया। यहाँ पे देखिए साइकिल का जो ब्रेक देखेंगे तो ब्रेक आप लगाते कहाँ से, हैंडल से लगाते हैं। यहाँ हैंडल रहता है साइकिल में, तो इमेज निकालना पड़ेगा साइकिल का, क्योंकि साइकिल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साइकिल का ब्रेक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कुदाल, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कुदाल भी हो जाएगा। आप बस फिगर बनाते रहिए, उत्तोलक आपको भी पता है भाई। साइकिल, कौन सा साइकिल निकाला जाए इसमें से, ये रहा। हाँ साइकिल ठीक ठाक है, ये सीबीएसई वालों का साइकिल है, नौटंकी करता है सब साइकिलों पे। ये है साइकिल A1। देखिए फिगर से समझिए आप यहां देखिए, यहां पर आप बल लगाते हैं, साइकिल से यहां पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। लेकिन साइकिल किस चीज पर काम करता है, तो टायर पे काम करता है। तो साइकिल के लिए थर्ड वस्तु क्या हो जाएगी, टायर हो जाएगी। ये भार क्या हो जाएगा, ये टायर हो जाएगा। भार क्या हो जाएगा, टायर हो जाएगा। लेकिन साइकिल को अगर देखिएगा, उसका यहां से तो आपने क्या लगा दिया, यहां आप लगा दिए आयास, यहां लगा दिए आयास। ये किस पर जाके चिपकेगा, तो टायर पे चिपकेगा। तो टायर क्या हो गया, भार। लेकिन एक चीज देखें, इसका जो वायरिंग होता है यहाँ पर बीच में, यहाँ से एक वो पाइप गया रहता है यहाँ पर। अगर आपके पास साइकिल होगा, आप देखे होंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक तो नट टाइप का होता है जहां से वो काम करता है। तो ये हो जाता है आलम्ब। आलम्ब समझ आया कि नहीं, आलम्ब हो जाता है यहाँ पे। तो ये बीच में क्या आ जाता है, आलम्ब आ जाता है साइकिल के यहाँ पर, जो ब्रेक को डिसाइड करता है। वहां पे आप आगे का भी ब्रेक देखे होंगे तो यहीं से काम करता है। तो ये आलम्ब बीच में आ गया, तो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक हो गया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। और यहाँ हम सारा एक ही साथ लिख दिए, प्रथम श्रेणी। ये नेल कटर भी प्रथम हो जाएगा, सीसा प्रथम हो जाएगा, हैंडपंप, कैंची, तराजू और ये पिलास, ये भी प्रथम हो जाएगा। साइकिल का ब्रेक प्रथम हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में अगर देखेंगे तो वस्तु हमेशा इसमें कहाँ रहती है, बीच में। वस्तु हमेशा बीच में रहती है। हम एक ही साथ सारा फिगर निकाल देते हैं। देखिए जो फिगर देख के आराम से आप समझ सकते हैं। अरे काम करो भाई, कौन से बताना है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीवर। सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीवर ना,
फर्स्ट सेकंड, एक ही में सब दे दिया है, ओनली लगा देते हैं तो केवल एग्जाम्पल किसका, ये बना बनाया फिगर आ जाएगा इसमें। कूड़ा उठाने की मशीन भी किस में आता है, सेकंड ऑर्डर ऑफ लीवर में, कूड़ा वाली मशीन सेकंड ऑर्डर ऑफ लीवर में आ जाएगा। अरे भाई कोई तो दो लोग, इससे अच्छा हाथे से बना दिए रहते हैं। गूगला कभी कभी इतना लेट कर देता है ना, दिमाग खराब हो जाता है। देखिए सेकंड ऑर्डर में, उससे अच्छा हम हाथ से बना देते हैं। ये कौन सा ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का। कैसे सेकंड ऑर्डर का है, देखिए इसको, यहां से हम इसको उठाएंगे तो किसी भी वस्तु को जहां से उठाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आयास कहा जाता है। जहां से उठाएंगे उसे क्या कहेंगे, आयास। इस चक्के के पास से घूमेगी तो ये क्या हो जाता है, आलम्ब हो जाता है, चक्के के पास से आलम्ब हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, भार हो जाता है। आपको पता है जब वस्तु का भार बीच में आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। बीच में अगर वस्तु आ जाए तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो कूड़ा उठाने की मशीन किस में आ जाएगी, द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक में आ जाएगी। इसी में आपका आ जाएगा नींबू निचोड़ने की मशीन और सरौता। सरौता इस बता दिए थे अभी आपको एग्जाम्पल में, सरौता इस शेप में होता है, कसैली काटा जाता है उससे, जो सुपारी होता है ना पान में डालने वाला, सरौता। और इसी में आ जाएगा नींबू निचोड़ने की मशीन। दोनों सेम होते हैं सब, थोड़ा सा का बस डिफरेंस होता है। नींबू निचोड़ने की मशीन भी ऐसी होती है, वही शेप में होती है नींबू निचोड़ने की मशीन। आप वो जो लेमन टी पिए होंगे तो उसमें देखे होंगे नींबू निचोड़ने की मशीन में इस तरह से रहता है। वो क्या करेगा, पहले सरौता के बारे में तो समझा दिए थे। यहाँ क्या रख देगा, वो सुपारी रख देगा काटने के लिए। यहाँ से लगा देगा आयास यानी बल। आयास मतलब क्या, एफर्ट लगाएगा, बल। ये भार है जिसको काटना है, और यहीं से ये मशीन घूमती है तो ये हो जाएगा आलम्ब। हमको साइड में नहीं देखना है, साइड में क्या क्या, हमें बीच में देखना है। भार बीच में आ गया तो क्या हो जाता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलन। यहाँ वो क्या करेगा, नींबू रख देगा, और इसमें छेद होते हैं सब, उसको पता है हम यहाँ से क्या लगा देंगे, बल। बल यहाँ से लगाएगा तो ये हो जाएगा आयास। मशीन घूमती कहाँ से, इस साइड से, तो ये हो जाता है आलम। जहां से मशीन घूमती है उसे क्या कहते हैं, आलम। अब देखिए ये वस्तु है नींबू, इसको दबा देगा नीचे तो नीचे से नींबू का रस गिरने लगेगा तो ये हो जाता है भार। नींबू निचोड़ने की मशीन। हो गया कि नहीं हो गया, आगे देखें। अरे बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। अरे ऐसा ऐसा तो चीज आप लोग बोल रहे हैं मशीन, जो हम ही को पता नहीं है। खांटी पता नहीं क्या बोल रहा है भाई, खांटी मतलब क्या होता है हम ही को नहीं पता। बट हम आपको फिगर दिखा दिए। मेरे कहने का सेंस क्या है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार क्या सोचिएगा कि उसका फिगर कैसे ड्रॉ होगा। आप आराम से बना सकते हैं उत्तोलक। और भी और उत्तोलक का एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। चिमटा लगा तो तृतीय श्रेणी में आ जाता है, टीम चिमटा वगैरह तृतीय में जाएगा। एक एग्जांपल बताइए तो, कील निकालने वाली हथौड़ी जो होती है, कील निकालने वाली हथौड़ी किस में जाएगा, कील निकालने वाली हथौड़ी। उसका फिगर बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसका तो फिगर जल्दी बनेगा नहीं ना। कील निकालने वाली हथौड़ी, जल्दी बताएंगे आंसर। कील निकालने वाली जो हथौड़ी होती है वो किस में जाएगी, हाँ ये हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, बताइए ये कौन सा उत्तोलक है। देखिए बाबू, तो इसको बताइए ये कौन सा श्रेणी का उत्तोलक। फिगर देखिए, बताइए ये कौन सी श्रेणी का है। इस फिगर को देखिए, आंसर बताइए। फिगर देखिए, आंसर बताइए। कार उठा लिया है यहां से, फर्स्ट ये वाला है फर्स्ट। देखिए ना कैसे,
यहां से क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, बल को क्या कहा जाता है, आयास कहा जाता है। यहाँ एक लकड़ी का गुटका लगा दिया है तो ये क्या हो गया, आलम्ब हो गया है। और ये कार के लिए क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा कार। अब कौन सी श्रेणी का हो गया है, फर्स्ट डिग्री का हो गया, फर्स्ट डिग्री का उत्तोलक हो गया है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर हो गया। और कौन सा हो सकता है, बॉटल ओपनर कितने लोग बता सकते हैं, बॉटल खोलने वाला, स्टेपलर मशीन, स्टेपलर मशीन प्रथम श्रेणी का। स्टेपलर मशीन कौन सी श्रेणी का, प्रथम, देख लीजिए। स्टेपलर मशीन देखिए प्रथम श्रेणी का। यहां से आप बल लगाते हैं, स्टेपलर यहीं से घूमता है, सबसे लास्ट में होता है पिन, जो एक्स्ट्रा वस्तु दिखती है उसी को कहते हैं लोड। तो ये कौन सी श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का। स्टेपलर मशीन फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब बहुत एग्जाम्पल। आप बताओ भाई, दुनिया में इतनी मशीनें हैं, लाखों हैं, हम कितने को बताएंगे। दो चार मेन एग्जाम्पल आपको बता दिए और आप खुद से सोचिए। और बेहतर होगा आप सबके पास इंटरनेट है, उसका एक बार फिगर निकालिएगा, अपने से दिमाग में बन जाएगा। फिगर निकालेंगे तो जहां भी प्रॉब्लम आएगा फिगर, क्योंकि हम हर चीज का फिगर कितना ड्रॉ करेंगे, ज्यादा फिगर हम भी तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना, कलाकार थोड़ी हैं हम यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो उत्तोलक होते हैं वो एक तरह का सिंपल मशीन होता है जिसमें हम लोग केवल उसकी डिजाइनिंग की मदद से काम कर सकते हैं। मानव ने इस चीजों का खोज बहुत पहले कर दिया था, इसीलिए ये उत्तोलक बहुत ज्यादा काम की चीज है। जैसे कोई पत्थर ऐसे ये उठ ही नहीं रहा है, कैसे उठेगा, तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है। उसके लिए एक सिंपल मशीन लाइए, एक रॉड लाइए, इस रॉड को इस पत्थर के नीचे डाल दीजिए, ये रॉड टेढ़ा हो गया। एक बड़ा सा रॉड लाते हैं, इस रॉड को इस पत्थर के नीचे डाल दिए। अब ये पत्थर क्या चीज हो जाएगा, भार हो जाएगा, बहुत हैवी हो गया। अब ये उठेगा कैसे, तो एक नीचे ऐसे गुटका लगा देंगे इस तरह से, ये लकड़ी का ये क्या हो जाएगा भाई, आलम्ब हो जाएगा। ये हो गया आलम्ब। और यहां से लगाएंगे ये चीज तो ये हो जाएगा आयास। आयास हो गया, हो गया ये आयास। अब बताइए यहां से खींचेंगे पत्थर उठ जाएगा। कौन सी डिग्री का है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों आप समझ में आ गया होगा आप लोग को, तीनों समझ में आ गया। अब आप कितना, राम झूला कौन सा झूला है जी, वही ऐसा ऐसा आप लोग बताएंगे, ऐसा चीज बोलिए ना जो हमको भी पता हो। यार राम झूला तो हम कभी झूले ही नहीं है, राम झूला कौन झूला है, समझ में आ गया। आप लोग देखिए ज्यादा होपलेस नहीं होइए, जो भी चीज है आप खुद से दिमाग लगे, बिना फिगर बनाए ये नहीं बता सकते हैं, बिना फिगर बनाए आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जैसे हथौड़ी से कई लोग कह रहे थे कील निकालने वाली हथौड़ी प्रथम श्रेणी में आ जाएगा, कैसे देखिए, प्रथम आएगा द्वितीय में आएगा, उसको छोड़िए। कील निकालने वाली जो हथौड़ी होती है वो पीछे से ऐसे मोटी हो जाती है, ये हथौड़ी ऐसे पीछे मोटी हो गई और ये आगे जाके इस शेप में हो जाती है, ऐसे हो जाती ना। अरे यार कुछ ऐसी होती है कि हम कितना बनाएंगे फिगर से, वो फिगर मिल ही नहीं रहा है। यहां देखना, वो कील निकालने वाली हथौड़ी ऐसी होती है। अरे भाई लगभग लगभग समझो यार, हम आर्टिस्ट थोड़ी हैं, ये ऐसे कील निकाल देगा, ये कील निकालने वाली हथौड़ी हो गई। अब ये कौन सी श्रेणी का उत्तोलक होगा, तो आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा कौन सी श्रेणी में होगा, तो अब आप खुद से बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। अब इसमें बताइए, ये तो हमने नीचे लगा दिया, ये कील यहां से आएगी, कील यहां मान लीजिए ये कील है, कील है, इसको पकड़ लिया तो कील लास्ट की चीज हो जाएगी, अलग सी चीज, तो ये भार हो गया। इसको ऐसे ढकेलेंगे तो ये हो गया आयास हो गया। आखिर इसको कहीं ना कहीं इसको तो दीवार में अटकाएंगे नहीं, ये दीवार में अटका दिए तो ये हो गया आलम्ब हो गया। कौन सा श्रेणी का हो गया, फिगर नहीं बनाएंगे ना तो नहीं बन पाता ये। अब हर चीज का फिगर दिमाग में हल्का हल्का हटाए रहेंगे तो काम बन जाएगा आराम से आपका।
जाएंगे तो इसी पे आएगा आपका मैकेनिकल गेन, यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं। यांत्रिक लाभ अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा, आपके फिर घिरनी वगैरह बताएंगे। किसी को दिक्कत, फिर क्या बताएंगे, घिरनी बताएंगे आप लोग को। जेसीबी मशीन कर रहा है, जेसीबी मशीन। जेसीबी मशीन क्या होता है, आप देखेंगे तो फोर्स बीच से लगाता है और नीचे में आलम्ब होता है। यहाँ पर जेसीबी मशीन का जो पिछला हिस्सा होता है ना, यहाँ से इस तरह से उठा रहता है ये। यहाँ वो क्या कर लेता है, भार को रख लेता है, भार को यहाँ से वो मशीन घूमती है तो आलम्ब हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आलम्ब। फोर्स यहाँ से लगाता है वो डायरेक्ट इस तरह से। तो ये अलग अलग डिजाइनिंग पे मशीन पे सेट होते हैं सब, वो सब अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ गए आगे आप लोग को उत्तोलक क्या होता है। इस उत्तोलक पर एक चीज आएगी, मैकेनिकल गेन।